गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? मैं सुनाई दे रहा हूं? बच्चा, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसके चलते कि स्टूडियो से आप तक कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। मैं वेट कर रहा था, इंजीनियर लोग लगे हुए थे। मशीनीकरण का दौर है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी हम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो अगेन सभी को नमस्कार। इसलिए अब हम लोग सीधे क्लास पे फोकस करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। और मेरे ख्याल से हम लोगों ने यहीं तक क्लास अपना ला करके छोड़ा था। लास्ट क्लास जिसमें हम लोग जीएस आंतरिक सुरक्षा का सेक्शन खंड पढ़ रहे हैं और भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा चुनौतियां और प्रबंधन पढ़ रहे हैं। और इसी को पढ़ते पढ़ते हम जम्मू कश्मीर में पहुंचे हैं। और जम्मू कश्मीर की कहानी मैंने आपको सुनाना शुरू किया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो सिनेरियो है वो आपके भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा चुनौतियां और प्रबंधन वाले टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में भी सहायक होगा। जम्मू कश्मीर पर फोकस्ड अगर प्रश्न है तब भी उसका उत्तर देने में सहायक होगा। और आतंकवाद, अलगाववाद पे केंद्रित अगर प्रश्न पूछा जाता है तब भी यह नॉलेज आपको उस प्रश्न का उत्तर देने में सहायक होगा। तो हम लोग जम्मू कश्मीर की कहानी लास्ट क्लास में शुरू किए थे। 1842 से इस कहानी की शुरुआत हुई थी अमृतसर संधि के द्वारा। राजा गुलाब सिंह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से 75 लाख रुपए में कश्मीर घाटी को खरीदने से और फिर क्रमशः जम्मू कश्मीर में परिवर्तन होता गया, बदलाव आता गया। और उस पूरी कहानी को लेकर के मैं 70 तक आया था। 70 के दशक में हम लोगों ने इंडियन एयरलाइंस के गंगा विमान का अपहरण करवा दिया था, अगर आपको याद होगा तो। 70 के दशक में यानी 1971, 72, 73 क्रमशः हम लोग आगे बढ़ते गए थे। इसमें हम लोगों ने भारत पाकिस्तान युद्ध करवा दिया था, बांग्लादेश का गठन करवा दिया था, हम लोगों ने मकबूल बट को फरार करवा दिया था, फिर गिरफ्तार करवा दिया था, फरार नहीं गिरफ्तार करवा दिया था। और फिर हम लोगों ने पाकिस्तान में राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया था, यानी 77 में जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को लागू करवा दिया था। यहीं तक पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। और फिर मैंने 1980 का काल पढ़ने के लिए ला करके यहां पर स्लाइड आपको छोड़ दिया था। बच्चा, 1980 का जो फेज है ये पूरे ग्लोबल टेररिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट फेज रहा है। इसलिए यहां से जब हम अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे तो हम बहुत सारे पहलुओं को देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने बहुत सारे विषयों को पढ़ा होगा, तो एक अंडरस्टैंडिंग रही होगी। एक लंबे समय तक अंग्रेजों ने या यूरोप के देशों ने विश्व के कई देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था, विश्व के कई देशों को अपना गुलाम बना रखा था। द्वितीय विश्व युद्ध तक आते आते बहुत सारे औपनिवेशिक देशों को यूरोप के देशों ने आजादी दी, बहुत सारे औपनिवेशिक देश आजाद हुए। 1947 में हमारा भारत भी आजाद हुआ और इस तरह से कई देश स्वतंत्र हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक दूसरा फेज आता है। अमेरिका एक अन्य शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आता है। यूरोप के देश तो आर्थिक रूप से समृद्ध थे ही, विकसित देश के रूप में चिन्हित किए जा रहे हैं। अमेरिका भी विकसित देश के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। तो ये बहुत मजबूत देश के रूप में उभर कर सामने आए। और एक दूसरा मजबूत देश उभर कर सामने आया, रसिया। उस समय का सोवियत संघ के रूप में इसको जाना जाता था, 1990 के दशक के पहले। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू होता है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध। दो आइडियोलॉजी, एक सोशलिज्म की आइडियोलॉजी, एक कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी। अमेरिका और यूरोपीय देश कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और सोवियत संघ सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा था। चीन सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा था। इस तरह से विश्व जो है वो दो वर्गों में बंट चुका था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि पश्चिम एशिया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पश्चिम एशिया में विश्व के देश अपने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए
होड़ मचाए हुए थे। इसलिए इनका इंटरफेरेंस था। पश्चिम एशिया में तेल एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इस तेल पर सबकी निगाहें थी, कच्चे तेल पर सबकी निगाहें थी, ईंधन पर सबकी निगाहें थी, क्योंकि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा था, बड़े बड़े मशीनों का विकास हो रहा था, यातायात के साधनों का विकास हो रहा था और इन सब के लिए ईंधन जरूरी था जो पश्चिम एशिया के देशों के पास था। इसलिए पश्चिम एशिया के देशों को विभिन्न रूपों से अपने नियंत्रण में करने के लिए अमेरिका, यूरोप के देश, रसिया, इन सभी में होड़ मची हुई थी। कोई ईरान को अपने कंट्रोल में करने के चक्कर में था, कोई सीरिया को अपने कंट्रोल में करने के चक्कर में था, कोई सऊदी अरबिया के साथ अपने संबंधों को बनाकर या अपने नियंत्रण में लेकर, तो कोई अफगानिस्तान को, ईरान को। इस तरीके से इस इलाके में इन देशों की वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी और इसी वर्चस्व की लड़ाई ने कहीं ना कहीं विश्व आतंकवाद को जन्म देने में अहम भूमिका निभाई। इस वर्चस्व की लड़ाई को अगर हम देखते हैं बच्चा, इस वर्चस्व की लड़ाई को यदि हम देखते हैं तो एक एक करके हम लोग इसको एक एक क्षेत्र में नजर डालेंगे। सबसे पहले हम पूरे पश्चिम एशिया हम आपको नहीं घुमाएंगे, पश्चिम एशिया में जब जरूरत पड़ेगी तो हम लेकर के आएंगे, लेकिन हम सबसे पहले आपको ईरान लेकर के चलते हैं। इस 3 कंट्री पर नजर हम लोगों को डालनी होगी। ईरान की कहानी, ईरान आपके मैप में आपके स्क्रीन पर सामने है, थोड़ा सा नजर डालते हैं। ईरान में रजा शाह पहलवी का एक लंबे समय से शासन चला रहा था। उस शासन की शुरुआत 1953 में हुई थी। ईरान में पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ चुकी थी, बट मुस्लिम कंट्री में आपने देखा होगा कि सैनिकों का तख्ता पलट, सैनिकों के द्वारा मार काट, गिरफ्तार करना, जेल भेजना। आपके पड़ोस में पाकिस्तान है, ये साफ साफ आपको नजर आता है। ये कहानी हर जगह दिखाई देती रही है। रजा शाह पहलवी वंश के शासक थे और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को इन्होंने 1953 में पलट दिया। रजा शाह के द्वारा 53 का एक तख्ता पलट ईरान में किया गया और ध्यान रहे इस तख्ता पलट में सहयोग किसने दिया? अमेरिका और इंग्लैंड ने। अमेरिका और इंग्लैंड ने सहयोग दिया बच्चा, ठीक है। हम लोग एक बात जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि ये अमेरिका और इंग्लैंड का यह एक प्लान था, नियोजित बदलाव था। सोचो इन लोगों का इंटरफेरेंस कितना था कि इंग्लैंड की जो गुप्तचर एजेंसी है और अमेरिका की जो गुप्तचर एजेंसी है, गुप्त रूप से ईरान के तख्ता को पलट दिया गया। वहां के लोगों के ही सहयोग से, रजा शाह के सहयोग से ईरान का तख्ता पलट हो गया। इंग्लैंड ने इसको ऑपरेशन बूट का नाम दिया। इंग्लैंड और अमेरिका की गुप्तचर एजेंसियां एक्टिव होती है, वहां पर रजा शाह पहलवी को सपोर्ट करती है और उनके सपोर्ट से एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई सरकार का तख्ता पलट कर देती है और रजा शाह की सत्ता स्थापित होती है। और रजा शाह की सत्ता की स्थापना के साथ इस पूरे के पूरे ईरान में अमेरिका और यूरोप का वर्चस्व बढ़ता चला जाता है, अमेरिका और इंग्लैंड का वर्चस्व बढ़ता चला जाता है। अब यूरोप के देश या अमेरिका पहले जैसा औपनिवेशिक शासन स्थापित नहीं कर रही, बल्कि अब नए तरीके से, नए रूप में इन देशों को उपनिवेश बनाने का प्रयास किया जा रहा है। व्यापार करके, व्यापार में इनको कर्ज देके या इनके साथ दबाव बना करके, विभिन्न तरीकों से आज भी कर रहा है। चीन का श्रीलंका के साथ संबंध, चीन का पाकिस्तान के साथ संबंध एक प्रकार का नया उपनिवेश ही है जिसके मूल में आर्थिक पक्ष बहुत केंद्रीय है। 53 से लेकर के 79 तक, 1970 तक रजा शाह का ईरान में शासन होता है और इस पीरियड में ईरान का आधुनिकीकरण भी बहुत तेजी से होता है। आधुनिक शिक्षण संस्थान वहां खोले जाते हैं, पश्चिमी संस्कृति का प्रसार होता है, एक से एक आधुनिकतम ड्रेस पहने हुए वहां लड़के लड़कियां घूमते नजर आते हैं। ये आधुनिकीकरण का युग ईरान का युग था। आज देखोगे ईरान को तो ऐसा दिखाई नहीं देता है।
आज ईरान में कट्टरपंथीता है, पश्चिमी जीवन शैली का विरोध किया जाता है। ईरान की सरकार ने कानून बनाकर वहां बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया है। आपने सुना होगा, इस कानून के विरोध में ईरान में महिलाओं ने एक लंबा आंदोलन छेड़ रखा है। बट आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1979 के पहले 53 से लेकर के 79 तक ईरान में अमेरिका, यूरोप के देश, इंग्लैंड ईरान की सरकार के साथ मिले हुए थे, रजा शाह से मिले हुए थे, रजा शाह के साथ एक अच्छा संबंध बना रहे थे और एक प्रकार से उनका आर्थिक दोहन कर रहे थे, आर्थिक शोषण कर रहे थे। और उसी ईरान में एक नेता हुआ आयतुल्लाह खुमैनी। आयतुल्लाह खुमैनी ने सोचा कि यदि आर्थिक शोषण को आधार बनाकर रजा शाह का तख्ता पलट करेंगे, ये सफल नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक आधार पर ईरान की जनता उतनी एकजुट नहीं होगी जितनी कि धार्मिक आधार पर। मेरी बातों को गौर से सुनो। वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। इस तरह से ईरान का ही पश्चिमीकरण नहीं हो रहा था, और कई देशों का पश्चिमीकरण हो रहा था। आइडेंटिटी क्राइसिस इंडियन सोसाइटी पढ़ाते समय मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आयतुल्लाह खुमैनी ने इसी को आधार बनाया और इस रजा शाह के शासन के विरुद्ध लोगों को मोबिलाइज किया। उन्होंने कहा कि यह शासन और इनके सहयोगी यूरोप के देश और अमेरिका जैसे देश हमारी संस्कृति पर आक्रमण कर रहे हैं, हमारे धर्म पर आक्रमण कर रहे हैं। हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है, हमारा धर्म नष्ट हो रहा है। अगर बचाना है तो इनके विरुद्ध हमें आवाज उठानी होगी, हमें आंदोलन करना होगा। आयतुल्लाह खुमैनी ने जिहाद का नारा दिया। ईरान के जितने भी मस्जिद थे इस आंदोलन के केंद्र बने। ईरान के सभी मस्जिदों के जो मौलवी थे इस आंदोलन के नेता बने और आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में 1979 में एक हिंसक क्रांति होती है जिसको ईरानी क्रांति के नाम से जाना जाता है और 79 में रजा शाह का तख्ता पलट होता है। रजा शाह को तख्ता से हटाया जाता है और आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक इस्लामी गणतंत्र की स्थापना होती है। एक शिया इस्लामी गणतंत्र की स्थापना होती है और तब से ईरान पर शिया इस्लामिक प्रभाव वाली सरकार विद्यमान है और हमेशा यह शरीयत, धर्म, धार्मिक मान्यताओं को केंद्र में रख करके ईरान पर शासन करता आ रहा है। और यही नहीं, ईरान आज पश्चिम एशिया में शिया मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करता है, शिया मुस्लिमों को लीड करता है और ईरान का एक शक्ति के रूप में विद्यमान है। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिनेरियो में देखोगे तो ईरान और अमेरिका के बीच 36 का आंकड़ा है आज के डेट में। तो लगभग इसकी कहानी भी क्लियर हो चुकी होगी। बट 53 से लेकर के 79 तक ईरान पर अमेरिका और यूरोपीय देशों का, यूके का वर्चस्व और प्रभाव था। जब 79 में ईरानी क्रांति होती है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके बाद अमेरिका का विरोधी होने के नाते रूस का प्रभाव ईरान पर बढ़ता चला जाता है और आज के डेट में ईरान का रूस के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। और आप सुनते होंगे कि जेलेंस्की के विरोध में, थोड़ा सा मैं घुमा रहा हूं आपको और सब आप ही का विषय है, आईआर आप ही को पढ़ना है बच्चा, हिस्ट्री आप ही को पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री आप ही को पढ़ना है। आप सुनते होंगे कि जेलेंस्की के विरोध में, यूक्रेन के विरोध में रूस के तरफ से ईरानी ड्रोन यूक्रेन पर हमले कर रहे हैं। ड्रोन का प्रयोग रूस कर रहा है, यानी रूस का सहयोग कर रहा है ईरान। यह है ईरान की कहानी। मैंने मुश्किल से 5, 6, 7, 8 मिनट लिया और एक समराइज कर दिया ईरान की कहानी का। 1953 के पहले डेमोक्रेटिक शासन, 53 में रजा शाह पहलवी वंश के शासक, तख्ता पलट, 1979 में ईरानी क्रांति और उसके द्वारा रजा शाह का तख्ता पलट और उसके बाद शिया इस्लामी गणतंत्र की स्थापना। तब से लेकर के आज तक शिया इस्लामी गणतंत्र विद्यमान
ईरान का रूस के साथ अच्छा संबंध है और ईरान का अमेरिका के साथ खराब संबंध, ब्रिटेन के साथ खराब संबंध, अमेरिका के सहयोगियों के साथ खराब संबंध। क्लियर? यहां तक ये है बच्चा ईरान की कहानी। मैं आपको लेकर के चलता हूं, इसी ईरान के बगल में एक कंट्री है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जब हम कहानी देखते हैं बच्चा, अफगानिस्तान में एक तख्ता पलट 1973 में होता है, 73 में तख्ता पलट होता है, और फिर उस 73 में तख्ता पलट के बाद एक फिर से तख्ता पलट होता है 1978 में। और आपको आश्चर्य होगा कि अफगानिस्तान की सत्ता का तख्ता पलट 1978 में अफगानिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया जाता है, और यह पॉलिटिकल पार्टी की कम्युनिस्ट पार्टी, और यह कम्युनिस्ट पार्टी वहां शुरू हुई थी रूस के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों बॉस बने हुए थे दुनिया में, दोनों विभिन्न रूपों में अपने अपने वर्चस्व को स्थापित करने में लगे हुए थे। सोवियत संघ के सहयोग से कम्युनिस्ट पार्टी अफगानिस्तान में एग्जिस्ट कर रही थी, और इस कम्युनिस्ट पार्टी ने 1978 में अफगानिस्तान का तख्ता पलट किया और सत्ता पर काबिज हो गई। ये 1978 की घटना है। और जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध वहां के लोगों ने अटैक करने का प्रयास किया, 1979 में रूस ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर लिया। रूस की सेना अफगानिस्तान में घुस गई, और 1979 से लेकर 1989 तक अफगानिस्तान पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, और अफगानिस्तान में रूस की सेना का वर्चस्व था। राइट, ध्यान में रखना। 89 तक रूस को वहां से भगाने के लिए अमेरिका ने पूरा मशक्कत किया। अमेरिका ने पूरा प्रयास किया कि अफगानिस्तान से कैसे हम सोवियत संघ को भगाएं, रूस को भगाएं। और अमेरिका ने इसी सोवियत संघ को अफगानिस्तान से भगाने के लिए टेररिज्म का सहारा लिया। अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका के पैसे से अफगानिस्तान में ढेर सारे आतंकी संगठनों का गठन किया गया। अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों का गठन करने पाकिस्तान के जमीन से, क्योंकि अफगानिस्तान में सरकार रूस समर्थित सरकार थी, और उसी सरकार के विरुद्ध आतंकी संगठनों का गठन किया गया था। बड़ा क्लियर है कि सरकार ऐसे आतंकी संगठनों को क्रश करने का प्रयास करेगी। आतंकी संगठनों को फिर शरणगाह कहां होगा? पाकिस्तान। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच ट्यूनिंग अच्छी थी। पाकिस्तान को अमेरिका यूज किया, अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसा दिया, अमेरिका ने पाकिस्तान के माध्यम से इन आतंकी संगठनों का जमीन तैयार करवाया पाकिस्तान में, वहीं पर इनको प्रशिक्षण दिया गया, वहीं से इनको पैसा दिया गया, और यही आतंकी संगठन अफगानिस्तान की सरकार के विरुद्ध काम करते थे, आतंकी हमले करते थे। पर्पस था किसी भी कीमत पर रूस समर्थित सरकार को खत्म करना, किसी भी कीमत पर रूस को अफगानिस्तान से बाहर निकालना। 1979 से 89 तक अफगानिस्तान पर रूस काबिज रहा, बट अमेरिका के प्रयास सफल हुए, और 1989 में रूस की अफगानिस्तान से वापसी हो गई। ध्यान से सुनते जाओ। लेकिन उसी में से एक आतंकी संगठन जिसको तालिबान के नाम से जानते हो, जिसका नेता मुल्ला उमर था, इसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। रूस वापस तो गया, बट मुल्ला उमर की सरकार का गठन हो गया अफगानिस्तान में। आतंकियों का सरकार आज ही नहीं बना, अभी जो तुम देख रहे हो तालिबान की सरकार है, पहले भी आया अफगानिस्तान में। मुल्ला उमर की सरकार रही, अफगानिस्तान अस्त व्यस्त रहा इस तालिबानी सरकार में। कई तरह के प्रतिबंध, कई तरह के फतवे, इस्लामिक कट्टरपंथीता चरम पर रही रूस के लौटने के बाद।
बट इन्हीं कट्टरपंथियों में से एक कट्टरपंथी अल-कायदा ने, जिसकी जमीन अफगानिस्तान में ही थी, इसने 2001 में अमेरिका पर आक्रमण कर दिया, 9/11 की घटना को अंजाम दिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ। कुछ मैं दिखा रहा हूं सिनेरियो आपको। अमेरिका तिलमिला गया और यह आतंकी संगठन अमेरिका द्वारा ही पाल पोस कर बड़े किए गए थे, ये भस्मासुर बन गए और अमेरिका को ही मारने चल दिए। और तब 2001 में फिर से अमेरिका अफगानिस्तान में एंट्री करता है। रूस पहले किया था, 79 से 89 तक रूस रहा, वहां रूस के सैनिक रहे अफगानिस्तान में। रूस के सैनिक जब चले गए, तालिबानियों का शासन रहा कुछ दिनों तक, और फिर 2001 में वहां अमेरिका के सैनिक आते हैं और अमेरिका के द्वारा समर्थित वहां सरकार का गठन होता है। और ये सरकार चलती है अगस्त 2021 तक। हाल तक आप पढ़े होंगे, करेंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो। और अगस्त 2021 में फाइनली अमेरिका की भी विदाई होती है तालिबानियों के प्रयास से। तालिबानी आतंकवादी के रूप में वहां सशस्त्र बल के साथ अमेरिका पर हमला करते हैं, अमेरिकी सैनिकों पर हमला करते हैं, वहां की सरकार पर हमला करते हैं और अंततः अमेरिकी सरकार डिसीजन लेती है। अमेरिका का इंटरनल प्रेशर वहां की गवर्नमेंट पर बनता है कि दूसरे के झगड़ा में पड़ के आप हमारे अमेरिकी सैनिकों को मरवा रहे हो वहां पर। बाइडेन डिसीजन लेते हैं कि नहीं, अफगानिस्तान से अब हमारे सैनिक वापस जाएंगे, क्योंकि रूस के साथ वहां उस समय उतनी प्रतिस्पर्धा नहीं रहती है। अब वहां के सैनिक अमेरिका के अनावश्यक मारे जा रहे थे, अमेरिका का करोड़ों डॉलर खर्च हो रहा था वहां पर अपना समर्थन देने के चक्कर में। अगस्त 2021 को अंततः अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापसी होती है और आज अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा है। तालिबानी एक प्रमुख आतंकी संगठन रहा है जो आज अफगानिस्तान में सरकार में है, अफगानिस्तान में उसी की सरकार है। ये है बच्चा अफगानिस्तान की कहानी। 1978 में तख्ता पलट, 79 में सोवियत संघ द्वारा आक्रमण, 79 से 89 तक यहां पर रूस की या सोवियत संघ की यूएसएसआर की उपस्थिति और 89 में यूएसएसआर की वापसी। 2001 में यूएसए द्वारा आक्रमण, अमेरिका द्वारा आक्रमण 9/11 की घटना के बाद, और फिर अगस्त 2021 में 2001 से लेकर के 2021 तक यहां अमेरिकी सैनिक विद्यमान रहे और फिर 2021 में अमेरिकी सैनिक ने भी वापसी का निर्णय लिया और अफगानिस्तान को छोड़ करके अमेरिकी सैनिक वापस चले गए और वहां पर तालिबानियों का कब्जा हो गया और आज तालिबानी सरकार वहां सत्ता में है। ये था ईरान की घटना, राइट। और अब आपके पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। 47 में पाकिस्तान आजाद हुआ, यहां पर भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया, परंतु ये अपने को एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में अपने को एस्टेब्लिश किया। इंडिया जहां अपने को सेकुलर स्टेट के रूप में, वहीं पाकिस्तान अपने को इस्लामिक स्टेट के रूप में। इधर पूरे विश्व में धार्मिक कट्टरतावाद विकसित होता जा रहा था। कहा जाता है कि 1979 में 1979 में आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में जो रजा शाह का तख्ता पलट हुआ, इस घटना को रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का माइलस्टोन घटना माना जाता है। समाज विज्ञान में, सोशल साइंस में इस घटना को रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का उद्गम माना जाता है और तब से लेकर के पूरे पश्चिम एशिया में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का उभार होता है। पश्चिम एशिया में चूंकि मुस्लिम ही हैं, इसलिए वो लड़ेंगे किससे, तो आपस में ही लड़ना शुरू करते हैं। शिया और सुन्नी के बीच लड़ाई तेज हो जाती है। बाकी जगहों पर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और अन्य रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये तेज हो गया था धार्मिक रूढ़िवादिता,
धर्म के प्रति कट्टर लगाव, कट्टरता, धर्म के लिए जान देना, जान लेने की प्रवृत्ति, ये उस समय के पश्चिम एशिया की महत्वपूर्ण घटना के रूप में उभर कर सामने आई थी। पाकिस्तान सैतालीस में आजाद हुआ, बट यहां की सरकार हमेशा अस्थिर बनी रही और यहां सेना ने अक्सर पाकिस्तान में तख्ता पलट का काम किया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुछ बरसों तक चली। 1958 में जनरल अयूब खान ने तख्ता पलट कर दिया। प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करना, सैनिक शासन लगा देना यहां की आम घटना रही और 1958 से 1973 तक पाकिस्तान में सत्ता डेमोक्रेटिक रूप से चुनी हुई सत्ता नहीं थी बच्चा। सैन्य शासन था, सैनिक शासन था। अयूब खान के नेतृत्व में सैनिक शासन था जो तख्ता पलट करके आया था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 65 के युद्ध और 71 में जो युद्ध हुआ, 71-72 वाला, 71 के युद्ध और 65 के युद्ध के पीछे पाकिस्तान का अमेरिकी सैन्य शासन था। सेना के हाथ में शासन होगी तो भाई सेना तो एग्रेसिव रहेगा, डिसीजन भी एग्रेसिव होगा। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सिनेरियो ने इन सभी परिस्थितियों को जन्म देने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद दूसरा तख्ता पलट 73 तक रहता है। 73 के बाद फिर से वहां डेमोक्रेसी बहाल होती है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम आता है क्योंकि जनता की आवाज उठने लगी थी। बट जियाउल हक के नेतृत्व में फिर से 77 में तख्ता पलट कर दिया जाता है। 1958 में तख्ता पलट, 58 से 73 तक, फिर 77 में तख्ता पलट और 77 से 85 तक। 1977 में जियाउल हक जो कि एक सेना के जनरल थे, उन्होंने फिर से जब वहां तख्ता पलट किया और सत्ता पर कब्जा कर लिया, सैनिक शासन लागू कर दिया और सैनिक शासन वहां पर 85 तक रहा, 1985 तक रहा। फिर 85 में वहां सरकार आई। उसी पीरियड में नवाज शरीफ आए, बेनजीर भुट्टो आए, नाम सुना होगा आपने। यहां लंबा डेमोक्रेसी रहा 85 से लेकर 99 तक। और ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो आए तो सेना के जनरल से तालमेल बैठा के नहीं आए, बल्कि कहो तो वहां के सेना के जनरल का ही या सेना का ही सत्ता रहा। वहां जो भी प्रधानमंत्री रहा उसको समझ में आ गया था कि अगर हम सैन्य के जनरल के साथ, सेना के साथ तालमेल बैठाकर नहीं चलेंगे तो कभी भी यह तख्ता पलट कर सकते हैं। इसलिए वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम तो था, सत्ता तो थी, लेकिन परोक्ष रूप से सत्ता किसके हाथ में थी? सेना के हाथ में थी। इसलिए ऐसा नहीं है कि जब वहां डेमोक्रेटिक रूप से चुनी हुई सरकार हो, बेनजीर भुट्टो की सरकार हो, नवाज शरीफ की सरकार हो, तो भारत के खिलाफ वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। इस पीरियड में तो और ज्यादा एक्शन लिया गया। 1985 से लेकर 1999 तक पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ढेर सारे साजिश किए। भारत में आतंकवाद को फैलाने के लिए बहुत बड़ा काम किया, कश्मीर मुद्दे को भड़काने के लिए बहुत बड़ा काम किया, सबसे ज्यादा काम किया। 85 तक यहां पर और 99 तक यहां डेमोक्रेटिक सरकार रही। बट 99 में परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ ने फिर से तख्ता पलट को अंजाम दिया। 99 में तख्ता पलट करके और 2001 तक ही तख्ता पलट रहा, सैनिक शासन 2001 तक रहा। लेकिन परवेज मुशर्रफ ने गेम कर दिया कि फिर से वो अपने को राष्ट्रपति के रूप में स्टैब्लिश कर दिए। इसका मतलब है कि 2001 के बाद भी पाकिस्तान में सैनिकों का ही वर्चस्व रहा, यानी कभी प्रत्यक्षतः सैनिक शासन तो कभी परोक्षतः सैनिक शासन। यही पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का इतिहास रहा। फ्रॉम 1947 टू मार्च 2024 पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी का चरित्र रहा वो सैनिक शासन का रहा बच्चा। कभी परोक्ष रूप से सैनिक शासन तो कभी प्रत्यक्ष रूप से सैनिक शासन। यही आपके पाकिस्तान की कहानी रही। यानी हम देखें तो 1958 से 73 तक तख्ता पलट अयूब खान के नेतृत्व में, 77 से 85 तक तख्ता पलट जियाउल हक के नेतृत्व में और 99 से 2001 तक तख्ता पलट सैनिक शासन परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में। जब के पीरियड में नहीं रहा तब भी सेना ही परोक्ष रूप से पाकिस्तान पर शासन करती रही। ये थी बच्चा
70-80 के पीरियड की पश्चिम एशिया की कहानी, खासकर कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कहानी। और इसी पीरियड में यहां सबसे ज्यादा आतंकी संगठनों का गठन हुआ। इसी पीरियड में यहां धार्मिक आतंकवाद बहुत तेजी से फैला। इसी पीरियड में धार्मिक आतंकी संगठन बहुत तेजी से फैले। अन्य कारण भी रहे, बट अभी मैं एक साथ सारा नहीं पढ़ा रहा हूं, धीरे 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 जमीन तैयार कर रहा हूं आपका, घबराओ मत। इसलिए आप देखोगे कि इस इलाके में जो प्रमुख आतंकी संगठनों का गठन हुआ, तो सबसे पहला आतंकी संगठन आया, अच्छा, हक्कानी नेटवर्क इन अफगानिस्तान। हक्कानी नेटवर्क को लाया गया अमेरिका के सहयोग से। हक्कानी नेटवर्क वहां के लोकल लोगों का एक धार्मिक संगठन रहा, जो अफगानिस्तान की सरकार के विरुद्ध काम करता रहा, सरकार पर हमले करता रहा, रूसी सैनिकों पर हमले करता रहा, और इसको फंडिंग अमेरिका से होती रही। 1970 के दशक में हक्कानी नेटवर्क का गठन किया गया। 73 के बाद हक्कानी नेटवर्क आया। डन। इसके बाद फिर वहां पर अफगानिस्तान में एक दूसरा आतंकी संगठन आता है 1986 में, लश्कर ए तैयबा, जिसके नेता आज हाफिज सईद है। 1986 में लश्कर ए तैयबा का गठन किया गया अफगानिस्तान में, और 1988 में अलकायदा का गठन किया गया अफगानिस्तान में। 1994 में तालिबान का गठन किया गया अफगानिस्तान में। सोचो। और आपको आश्चर्य होगा कि अलकायदा या लश्कर ए तैयबा या हक्कानी नेटवर्क, इन सबको फंडिंग अमेरिका देता था। पर्पस अफगानिस्तान के सरकार का विरोध करना, अफगानिस्तान में रूस समर्थित सरकार का विरोध करना, विभिन्न रूपों में रूसी सैनिकों पर हमला करना, सरकार पर हमला करना, और रूस को वहां से भागने के लिए विवश करना। इस कार्य में अमेरिका पाकिस्तान को यूज करता था। जब अफगानिस्तान की सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करती थी, तो इन आतंकी संगठनों की जमीन अब पाकिस्तान में होती थी, पाकिस्तान में अपना शरणगाह बनाते थे। और यही नहीं, कुछ आतंकी संगठनों को अमेरिका के सह पर पाकिस्तान में गठित किया गया, और ये आतंकी संगठन काम अफगानिस्तान में करते थे। अफगानिस्तान में घुसते थे, रूसी सैनिकों के अगेंस्ट में, रूसी सैनिकों के ऊपर हमले करते थे और वापस आ जाते थे। अफगानिस्तान में घुसते थे, अफगानिस्तान के किसी सरकारी मंत्री, नेता किसी भी जगह पर हमला करते थे, वापस आ जाते थे। जैसे हुजी, 1984 में हुजी का गठन किया गया, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी। ये गठन पाकिस्तान में किया गया, ये गठन पाकिस्तान में किया गया, ये गठन पाकिस्तान में किया गया, बट ये हमले करता था अफगानिस्तान में। उसी तरह से काम कर रहा था जिस तरह से हक्कानी नेटवर्क कर रहा था, जिस तरह से लश्कर ए तैयबा कर रहा था, जिस तरीके से अलकायदा कर रहा था। और 94 में बच्चा अलकायदा के ही विंग के रूप में अफगानिस्तान में 1994 में तालिबान आया। हालांकि 1994 में रूस जा चुका था अफगानिस्तान से, बट तालिबान आया और तालिबान ने सीधे सत्ता पर कब्जा कर लिया। मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान की सरकार को रिप्रेजेंट किया, तालिबान के नेतृत्व में, मुल्ला उमर के नेतृत्व में। ये तो अफगानिस्तान की कहानी थी। बट ध्यान देना, इसी पीरियड में लगभग इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का उभार हो चुका था, और धर्म को केंद्र में रख करके लड़ाइयां शुरू हो चुकी थी। धर्म के आधार पर, शिया फंडामेंटलिज्म के आधार पर, सुन्नी फंडामेंटलिज्म के आधार पर पोलराइजेशन शुरू हो चुका था। और इस तीनों कंट्री से इतर हम अगर और कुछ आतंकी संगठनों की नाम लेना चाहेंगे, तो दो नाम मैं लेना चाहूंगा। लेबनान में हिजबुल्ला, 1982 में हिजबुल्ला का आगमन हुआ था लेबनान में। और 1987 में फिलिस्तीन में हमास का उद्भव हुआ था, जो हमास आज इजराइल के साथ युद्ध कर रहा है।
इसके बाद भी आतंकी संगठन बने, अल शबाब बना, बोको हराम बना। हम आएंगे जब वर्ल्ड टेररिज्म नाम का एक टॉपिक लेकर के, मैं आपको पश्चिम एशिया घुमाऊंगा, अफ्रीका घुमाऊंगा, लैटिन अमेरिका के देशों में घुमाऊंगा। अगर आप पढ़ने के लिए मेरे साथ हो, यूपीएससी के लेवल में पढ़ाई पढ़ना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मेहनत करना होगा बच्चा। क्लर्क वाली पढ़ाई, सिपाही वाली पढ़ाई और डीएम वाली पढ़ाई, एसपी वाली पढ़ाई में अंतर तो है, उसके लेवल में अंतर तो रहेगा ना बच्चा। लेकिन इसको पास करने के लिए कोई 10 सिर की जरूरत नहीं है, 20 हाथ की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी अगर ऑनेस्टी के साथ पढ़ता है, मेहनत करता है, तो नंबर आएगा। इसलिए हमने एक कहानी आपको प्रमुख आतंकी संगठनों के बारे में दे दिया है, क्योंकि मैं ये दिखाना चाह रहा था कि यही वो फेज था। और जब इस फेज में इतना ज्यादा पूरे के पूरे पश्चिम एशिया में टेररिज्म आया, पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान बेस बना दिया गया। एक तरह से कह सकते हो कि पाकिस्तान आतंकवाद का ट्रेनिंग सेंटर बन गया। शुरू में अमेरिका के फंडिंग पर वो आतंकियों को अफगानिस्तान में भेज रहा था, अफगानिस्तान में आतंकी हमले करा रहा था। और बाद में जब अमेरिका ने फंडिंग बंद कर दी, तो फिर वही आतंकी संगठन भारत में आतंकी हमले करने लगे। कनेक्शन वही है बच्चा। लश्कर-ए-तैयबा भारत में आ गया। हरकतुल जिहाद अल इस्लाम 1992 में इलियास काश्मीरी के नेतृत्व में बांग्लादेश में अपना सेंटर खोल दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये अलग हैं। अलकायदा का जो इस्लामिक स्टेट वाला ग्रुप आया, अलकायदा का ही पहले अलकायदा के विंग के रूप में था इराक में, कालांतर में वो इस्लामिक स्टेट के रूप में कन्वर्ट हुआ है। सब बताइए, मैं बताऊंगा। इस्लामिक स्टेट पर क्वेश्चन पूछा है, आपका टॉपिक है एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स, एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स। एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स ये लोग थे, ये लोग हैं, ये आतंकी संगठन है। ये भारत की आतंकी संगठन नहीं है, भारत के बाहर की आतंकी संगठन है। इस कॉल एक्सटर्नल एक्टर्स, एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स नहीं, एक्सटर्नल नॉन स्टेट एक्टर्स। और आपका पूरा का पूरा टॉपिक है, और इस्लामिक स्टेट पर प्रश्न पूछा गया। डन। तो आपके सामने है 1970 में अफगानिस्तान की कहानी बताएं तो 70 में हक्कानी नेटवर्क, 70 में नहीं एग्जैक्टली, 70 के बाद आया बच्चा, इसकी कहानी अलग है, ठीक है। इसके बाद अफगानिस्तान में 86 में लश्कर-ए-तैयबा, फिर अफगानिस्तान में 1988 में अलकायदा, फिर तालिबान 94 में। और ये 3 आतंकी संगठनों की चर्चा हमने अलग से करी। इसमें पाकिस्तान में हुजी, हरकतुल जिहाद अल इस्लामी, और इसका भी काम था अफगानिस्तान में हमले करना। और ये रहा 2 ठो, एक हिजबुल्लाह लेबनान, क्योंकि उसी काल का 80 के दशक का ही आतंकी संगठन है, इसलिए मैं हिजबुल्लाह और लेबनान की भी यहां पर चर्चा कर दी। इस तरीके से आप कह सकते हो कि 80 के दशक पश्चिम एशिया के आतंकवाद का दशक था, और पश्चिम एशिया का आतंकवाद का मतलब विश्व आतंकवाद का दशक था। और उस 80 के दशक के बाद 80 के दशक में हम भारत में देखते हैं कि क्या क्या हो। अब मैं आपको लेकर चलता हूं वापस भारत, वापस जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 77 में राष्ट्रपति शासन लग गया था, ये हम लोगों ने पढ़ दिया। 1977 में राष्ट्रपति शासन लग गया था। मकबूल भट्ट गिरफ्तार कर दिए गए थे, जेल भेजे जा चुके थे। अस्सी के दशक में बच्चा लोग कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटी वो थी 1982 में शेख अब्दुल्ला का डेथ होता है, जो कश्मीर घाटी के मुस्लिमों के एक लंबे समय तक नेता बने रहे। फ्रॉम 1932 टू 1982 50 साल तक नेता बने रहे। इनके उत्तराधिकारी, इनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला जी आते हैं। और अब ये सब पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में सरकार बना रही है, और जरूरत पड़ने पर कांग्रेस के साथ मिलकर के भी सरकार बना रही है। जरूरत पड़ने पर तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मिलकर के सरकार बना रही है। जम्मू कश्मीर में कई ऐसी सरकारें बनी जिसमें बीजेपी का घटक भी साथ में था, साझा सरकार, कांग्रेस भी साथ में था। 82 की एक प्रमुख घटना शेख अब्दुल्ला का डेथ। 84 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा। पहला, मकबूल भट्ट को फांसी दे दी जाती है
जो मकबूल भट्ट 1976 में गिरफ्तार किए गए थे भारत में प्रवेश करते समय। 84 की दूसरी एक महत्वपूर्ण घटना थी ऑपरेशन मेघदूत। 84 की दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी ऑपरेशन मेघदूत। 84 में जियाउल हक का शासन था, सैनिक शासन था पाकिस्तान में। पाकिस्तानी सैनिक सियाचिन ग्लेशियर में प्रवेश करते हैं, भारतीय सेना ऑपरेशन मेघदूत चलाती है और वहां से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ती है और अपना वहां पर कब्जा जमा लेती है। इधर 84 के दशक में एक और घटना बहुत तेज होती है बच्चा। पंजाब में सिख फंडामेंटलिज्म का बहुत तेजी से उभार होता है। पंजाब में सिख फंडामेंटलिज्म का तेजी से उभार होता है और पाकिस्तान का उद्देश्य है इंडिया को परेशान करना। इसलिए पाकिस्तान अब केवल जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पंजाब के लोगों को भी, पंजाब के युवाओं को भी बरगलाकर पंजाब में आतंकवाद को फैलाने के लिए योग करती। पाकिस्तान में पंजाब से लगे बॉर्डर पर आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप खोले जाते हैं। पंजाब के भागे हुए यूथ वहां जाकर के आतंकी गतिविधियों को, आतंकी ट्रेनिंग सीखते हैं, आतंकवाद की हथियार चलाना सीखते हैं। नेपाल के रास्ते या उसी रास्ते घुसपैठ करते हैं इंडिया में, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। खालिस्तान की मांग, सिख फंडामेंटलिज्म का उभार, ये भी 84 के दशक की एक महत्वपूर्ण घटना थी। और इसी घटना का एक रिजल्ट होता है 1984 में। 80 के दशक की महत्वपूर्ण घटना थी और इसी घटना का एक रिजल्ट होता है 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जहां इन आतंकियों के खिलाफ स्वर्ण मंदिर में भारत की सेना प्रवेश करती है और इसी के रिएक्शन में 84 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है सिखों के द्वारा, जिनके विरुद्ध पूरे भारत में सिखों के विरुद्ध दंगे होते हैं। एक 84 की महत्वपूर्ण घटना रही। और 84 में एक और महत्वपूर्ण घटना होती है बच्चा, वो है फजलुर रहमान के नेतृत्व में हुजी का गठन, हरकत उल जिहाद अल इस्लाम का गठन। फजलुर रहमान एक आतंकवादी होता है, आतंकी संगठन होता है और ये एक ऐसे आतंकी संगठन की स्थापना करता है, हरकत उल जिहाद अल इस्लाम, हुजी का गठन पाकिस्तान में होता है। लेकिन उस समय 84 में ये हुजी भारत के खिलाफ यूज करने के लिए गठित नहीं किया जाता है, याद रखना। हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का गठन अफगानिस्तान में रूसी सैनिकों पर हमला करने के लिए किया जाता है। हुजी को फंडिंग भाया पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका करती है, क्योंकि 84 की बात है। 84 में रूस अफगानिस्तान में विद्यमान होता है, बट कालांतर में हुजी हमारे लिए भी खतरनाक होती है, भारत के लिए भी इनकी एक्टिविटीज रहती है, इसलिए यहां पर हुजी का गठन करवाए। 84 की एक महत्वपूर्ण घटना होती है। और 86 में एक और आतंकी संगठन का गठन अफगानिस्तान में किया जाता है, जो आज के डेट में भारत में सबसे ज्यादा एक्टिव है। इसको लश्कर-ए-तैयबा, एक अफगानी आतंकवादी के द्वारा इसका गठन किया जाता है। अफगानी आतंकवादी जिसका नाम अब्दुल रहमान था, अब्दुल रहमान के नेतृत्व में लश्कर-ए-तैयबा का गठन किया जाता है, जिसके नेता आज है हाफिज मोहम्मद सईद, जिसके नेता आज हैं हाफिज मोहम्मद सईद। फोटो मैंने हाफिज मोहम्मद सईद की दी है, ये फोटो अक्सर आप टेलीविजन पे देखते होंगे, कई फिल्में इनको केंद्र में रख करके बनाई गई है। हाफिज मोहम्मद सईद, ये हाफिज मोहम्मद सईद का यही जब बैन कर दिया गया तो ये जमात उद दावा के रूप में एक पार्टी, ये इस बार पॉलिटिकल पार्टी चुनाव भी लड़े थे। आपने अभी देखा होगा कि पाकिस्तान जेल में रहते हुए इमरान खान, पाकिस्तान में उनकी पार्टी जो निर्दलीय लड़ी सबसे ज्यादा सीट लेकर के आई और पाकिस्तान की जनता ने हाफिज मोहम्मद सईद की पार्टी को बिल्कुल भगा दिया। एक सीट केवल इनको मिला, हर जगह से इनकी पार्टी हारी। ये बताता है कि पाकिस्तान की जनता आतंकी संगठनों के साथ नहीं है। विश्लेषक आज के डेट में यही लिख रहे हैं। 86 की एक महत्वपूर्ण घटना थी और 86 में एक और महत्वपूर्ण घटना यह हो गई कि जम्मू कश्मीर में सरकार अल्पमत में आ गई
और वहां राष्ट्रपति शासन लागू। और बच्चा 86 के बाद के काल को, खास करके 89 के बाद के काल को हम आतंक का काल कहते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक का काल 87-88 के बाद मुख्य रूप से आतंक का काल इसलिए कि 86 में जम्मू और कश्मीर में सरकार अल्पमत में आ गई, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद 87 में चुनाव होता है। चुनाव में फारूक अब्दुल्ला चुनाव जीतते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन कहा जाता है कि फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव में व्यापक धांधली करवाई है। फारूक अब्दुल्ला द्वारा चुनाव में धांधली करवाने पर का आरोप लगाया जाता है। और दूसरी तरफ अमानुल्लाह खान, याद करो अमानुल्लाह खान, मकबूल बट अमानुल्लाह खान, जेकेएलएफ के नेता जो पीओके से संबंधित रहे। अमानुल्लाह खान के नेतृत्व में कश्मीर घाटी में युवाओं को भड़का करके गरीबी और बेरोजगारी के विरोध में आंदोलन शुरू करवा दिया जाता है। और सारी चीजें पाकिस्तान के सफर होता है। कश्मीर घाटी में गरीबी है, बेरोजगारी है, फारूक अब्दुल्ला की सरकार कुछ नहीं कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं कर रही है। युवाओं को सड़क पर लाया जाता है, युवाओं का द्वारा आंदोलन करवाया जाता है और इसको लीड अमानुल्लाह खान करते हैं। फंडिंग पाकिस्तान की तरफ से होती है। 87 में चुनाव, फारूक अब्दुल्ला सीएम, बट 87 से 88 तक आंदोलन सरकार के खिलाफ। फारूक अब्दुल्ला सीएम और सरकार के खिलाफ आंदोलन। 87 में कश्मीर में चुनाव, जनता में असंतोष, अमानुल्लाह खान जेकेएलएफ के घाटी में सक्रिय और गरीबी बेरोजगारी के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में आंदोलन तेज हो जाता है। और इसके बाद जो वहां घटित होता है इस कॉल आतंक का काल। इसी को हम आतंक का काल कहते हैं। इसमें क्या क्या घटनाएं घटित होती है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे एक बात याद आई और मैं आपको समझा दूं। बच्चा, हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि जिसके तरफ से हमें सूचना मिली कि मैंने एक मैप दिखाया, इसमें आजाद कश्मीर का तस्वीर लगा हुआ था। सरकार के मैप में आजाद कश्मीर का तस्वीर नहीं होता है। सरकार इस पूरे इलाके को अपना कहती है। बच्चे, मैं वही टॉपिक पढ़ा रहा था। अगर आप पूछोगे कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के किस किस इलाके पर कब्जा जमा कर बैठा है, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि दिस वन आजाद कश्मीर, दिस वन गिलगिट बाल्टिस्तान, दिस वन अक्साई चीन, पीओके। और आपने अगर क्लास देखा होगा तो जस्ट उसके बाद में दूसरा मैप लेकर के आता हूं जो हमारा सरकार का मैप है। और मैं वहां दिखाता हूं कि हमारी सरकार के मैप में अक्साई चीन भी जम्मू कश्मीर का पार्ट है, इंडिया का पार्ट है। आजाद कश्मीर भी हमारा इंडिया का पार्ट है। गिलगिट बाल्टिस्तान भी हमारा इंडिया का पार्ट है। भारत सरकार सबको भारत का अंग मानता है, जम्मू कश्मीर का अंग मानता है। और हम इसको पाक द्वारा अधिकृत कब्जा जमाया हुआ, गलत तरीके से जबरदस्ती कब्जा जमाया हुआ कश्मीर कहते हैं, चीन द्वारा कब्जा जमाया हुआ कश्मीर कहते हैं, बट है कश्मीर, ये भारत का अंग है। मैं स्वीकार करता हूं। तो कभी भी निर्णय लेते समय यही विषय जब हम पढ़ाएंगे तो हमें तो दोनों दिखाना होगा, क्योंकि हमें समझाना है। हमारे कुछ मासूम बच्चे इससे आहत हो गए कि मैं जम्मू कश्मीर, आजाद कश्मीर क्यों दिखा रहा हूं। अरे मैं नहीं दिखा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं उसी विषय को। अच्छा, वही विषय में पढ़ाऊंगा तो हमें तो दोनों दिखाना होगा, पहले वाला भी और बाद वाला भी। कौन कौन एरिया उनके कब्जे में है उसको दिखाने के लिए उन्होंने क्या नाम रखा है, आजाद कश्मीर कैसे रखा। जब वही टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं अभी का नक्शा दिखा करके अगर आपको पढ़ाता तो आपको समझ में नहीं आता। हमारे कुछ बच्चों ने इस पर आपत्तियां व्यक्त की है, इसलिए मैंने ये बात उन्हें इंगित किया। ठीक है।
मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक को तटस्थ होना चाहिए। और आप यूपीएससी का जब परीक्षा दे रहे हो तो यूपीएससी को सख्त निर्देश होता है कि ब्यूरोक्रेसी में वो लोग जाने चाहिए जो तटस्थ हो, फ्लेक्सिबल हो। अगर वो किसी आइडियोलॉजी से बायस्ड है तो ब्यूरोक्रेसी लायक नहीं है। हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बच्चा, ब्यूरोक्रेसी को हम कार्यपालिका कहते हैं। और कार्यपालिका का काम होता है सरकार कोई भी हो, आदेश का पालन करना। एक ब्यूरोक्रेट्स के रूप में मैं आज आपको आपके इंटरव्यू की तैयारी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बता रहा हूं, महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा हूं कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो इंटरव्यू लेने वाले के को सख्त निर्देश होता है कि चयन करते समय ध्यान में रखें कि बच्चा जो है, छात्र जो है, एप्लीकेंट जो है, वो किसी आइडियोलॉजी से बायस्ड नहीं हो। अगर आप कांग्रेसी, कट्टर कांग्रेसी हैं, आप ब्यूरोक्रेसी लायक नहीं है। कट्टर भाजपाई है, आप ब्यूरोक्रेसी लायक नहीं है। कट्टर संघी हैं, आप ब्यूरोक्रेसी लायक नहीं है। कट्टर मार्क्सिस्ट हैं, आप ब्यूरोक्रेसी लायक नहीं है। बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स तो वो हुआ कांग्रेस की सरकार में कांग्रेसी बन गया और कांग्रेस के आदेशों का पालन किया। भाजपा गवर्नमेंट में भाजपाई बन गया और सरकार के आदेशों का पालन किया। कम्युनिस्ट की सरकार है तो कम्युनिस्ट बन गया और सरकार के आदेशों का पालन किया। अगर वो बायस्ड होगा, लो हम कम्युनिस्ट हैं और हम आईएएस बन गए और सत्ता में कांग्रेस की सरकार है, गैर कम्युनिस्ट सरकार है, तब तो हम कभी सरकार के आदेशों का पालन नहीं करेंगे। हम कट्टर आरएसएस हैं, हम आईएएस बन गए और सत्ता में गैर भाजपाई सरकार है, तो निश्चित तौर पर हम उनके आदेशों का पालन नहीं करेंगे। फोर्थ पेपर जब आप पढ़ते हो, याद होगा फोर्थ पेपर एथिक्स, सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स, याद है, फाउंडेशनल वैल्यूज। उसमें एक वैल्यू है तटस्थता। लोक सेवा का एक प्रमुख मूल्य है, लोक सेवक के लिए तटस्थ हो, किसी भी विचारधारा से बायस नहीं। एक शिक्षक के रूप में पढ़ाते समय हमें किसी विचारधारा से बायस नहीं होना चाहिए। हमारी विचारधारा, हमारा अलग है सोच। हम भाजपाई हैं तो हम अलग हैं, ये हमारी सोच है, ये हमारा व्यक्तिगत है। लेकिन जब हम पढ़ाने के लिए इस मंच पर आए हैं तो फिर हमारा अध्यापन एक तटस्थ होना चाहिए, ताकि मैं जो अप्रोच आपको दूं या जो आपके अंदर जिस अप्रोच को मैं विकसित करवाना चाहता हूं वो तटस्थ अप्रोच हो। क्लियर? ध्यान रहे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की कहानी शुरू करते हैं। आतंक का काल, फॉर्म 89, 89 से हम आतंक के काल की कहानी सुनते हैं। जब पाकिस्तान का सिनेरियो चेंज हो रहा है, भारत में भी अब पूरी दुनिया में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का उभार हो रहा है, भारत में भी उभार हो रहा है और भारत में भी अब धार्मिक आधार पर सांप्रदायिकता बढ़ रही है। नॉट ओनली इन जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में तो राष्ट्रवादी आतंकवाद है। JK-11 का गठन किया गया था आजाद कश्मीर के लिए, कश्मीर की आजादी के लिए। JK-11 आतंकी हमला के द्वारा कश्मीर की आजादी की मांग कर रहा था। लेकिन अब जो आतंकी संगठन आ रहे हैं बच्चा, वो धार्मिक आतंकवाद के रूप में आ रहे हैं। ध्यान देना, कहानी बदल रही है पूरे देश की, क्योंकि पूरे देश में अब सांप्रदायिकता बढ़ रही है। मैंने पहले भी बताया है, 85 में शाहबानो प्रकरण की कहानी हमने बताई है, राम जन्मभूमि की कहानी हमने बताई है। तो 85 से भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ना शुरू हो गया था और इस सांप्रदायिक तनाव की अभिव्यक्ति होती है 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड के रूप में। इस समय तक तो भारत में पूरा सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन जाता। स्वाभाविक सी बात है, जब पाकिस्तान का इरादा बदलता है और पाकिस्तान का इरादा होता है कि अब केवल जम्मू कश्मीर में ही आतंकवाद को फैलाने का प्रयास नहीं करे, जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य क्षेत्रों में भी आतंकवाद को फैलाया जा सकता। पाकिस्तान की यह सोच 90 के दशक के बाद आती है, 91-92 के बाद और तेज होती है। बाबरी मस्जिद के बाद भारत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता चरम पर होती है। पाकिस्तान को लगता है कि अगर मुस्लिम, भारत के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले मुस्लिम युवाओं को भी धर्म के नाम पर बरगलाया जा सकता है,
जम्मू कश्मीर के मुस्लिम युवाओं को तो कश्मीर की आजादी के नाम पे भारत के विरोध में भड़काया बरगलाया जाता है, लेकिन भारत के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले मुसलमानों को धर्म के नाम पर बरगाया जा सकता है, क्योंकि इनके मन में हिंदू के खिलाफ सांप्रदायिक भाव उत्पन्न हो चुका है, या हिंदुओं में मुस्लिमों के खिलाफ सांप्रदायिक भावना का जन्म हो चुका है। सबसे पहले पाकिस्तान के सहयोग से एक काम किया जाता है। एक व्यक्ति थे सैयद सलाहुद्दीन। सैयद सलाहुद्दीन वो व्यक्ति थे जो कश्मीर में चुनाव लड़े थे 1987 में, इस चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया था। ये चुनाव हार गए थे और धांधली का आरोप लगाने वालों में यह भी थे सैयद सलाहुद्दीन। सैयद सलाहुद्दीन एक और व्यक्ति एहसान डार के साथ मिलकर 1989 में एक आतंकी संगठन का गठन करते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन। नाम आपने सुना होगा, हिजबुल मुजाहिदीन। और उद्देश्य कश्मीर की आजादी नहीं, ये आतंकी संगठन है, हिंसा करेगा, हत्या करेगा, बट उद्देश्य है इनका कश्मीर का पाकिस्तान में विलय। अब आतंकवाद का स्वरूप देखते जाओ, कश्मीर में बदल रहा है, भारत में बदल रहा है, कश्मीर का पाकिस्तान में विलय। 1989 में एहसान डार और सैयद सलाहुद्दीन के नेतृत्व में हिजबुल मुजाहिदीन का गठन, उद्देश्य कश्मीर का पाकिस्तान में विलय। जब इस पर बैन किया गया 2017 में, इसने अपना नाम बदल दिया अंसार गजावत उल हिंद। आज के डेट में इस नाम से यही आतंकी संगठन कन्वर्ट हो गया, अंसार गजावत उल हिंद। इसी का एक पार्ट निकल करके आया। सैयद सलाहुद्दीन आज और उनका हिजबुल मुजाहिदीन आज पाकिस्तान का सबसे चहेता आतंकी संगठन है। यह आतंकी संगठन अगर कुछ भी करता है, मतलब इसके पीछे की जो सोच है वो पाकिस्तान की। नवासी की एक प्रमुख घटना थी। अब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के सह पर आतंकवाद को फैलाने और बढ़ाने का काम तेज कर दिया जाता है। सितंबर 1989 में, आतंक का काल हम लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं जरूर घटेगी। सितंबर 1989 में और नवंबर 1989 में जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी के दो प्रमुख हिंदू नेता की हत्या की जाती है आतंकियों द्वारा। ये हिंदू नेता हैं जस्टिस नीलकंठ गंजू और टीकालाल टपलू। आई रिपीट, नीलकंठ गंजू और टीकालाल टपलू। 14 सितंबर को नीलकंठ गंजू की हत्या की जाती है और 4 नवंबर 1989 को टीकालाल टपलू की हत्या की जाती है। आतंकी संगठनों द्वारा इनकी हत्या की जाती है और इनकी हत्या के साथ ही कश्मीर में अब एक हिंदू विरोधी आंदोलन की शुरुआत होती है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। विश्व स्तर पर धार्मिक रूढ़िवाद बढ़ रहा है और धार्मिक रूढ़िवाद सांप्रदायिकता को बढ़ा रहा है। पूरे विश्व स्तर पर धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन शुरू हो जाता है, धार्मिक सांप्रदायिकता का बढ़ाव होता है, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का बढ़ाव होता है। और जब हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता बढ़ेगी तो केवल जम्मू कश्मीर में नहीं बढ़ेगी, पूरे भारत में बढ़ेगी। अब रिलीजियस फंडामेंटलिज्म आधारित टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का उद्भव होता है, जिसमें अलकायदा प्रमुख था। सुन्नी फंडामेंटलिज्म आधारित आतंकी संगठन, तालिबान सुन्नी फंडामेंटलिज्म आधारित आतंकी संगठन। अब इस तरह के आतंकी संगठनों का उभार अफगानिस्तान के देशों में शुरू हो जाता है, पश्चिम एशिया में शुरू हो जाता है, भारत पर भी असर पड़ता है। और अब भारत का आतंकी संगठनों की गतिविधि या पाकिस्तान का अप्रोच अलग हो जाता है, केवल भारत के विरोध में नहीं, हिंदुओं के विरोध में। और कश्मीर घाटी में हिंदुओं को मारना और वहां से हिंदुओं को मारकर भगाना, कश्मीरी हिंदुओं की हत्या करना तेजी से बढ़ती है। ये सितंबर से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 89 की घटना।
क्लियर है बच्चा? मेरी बातों पे गौर करो। 89 में ही एक और घटनाक्रम दिल्ली में घटित होता। दिल्ली में क्या घटित होता है? दिल्ली में राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी की सरकार की हार होती है 89 के चुनाव में। और इस 89 के चुनाव या इलेक्शन में जनता दल की जीत होती है। और इस जनता दल का प्रधानमंत्री कौन होता है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये दिसंबर 1989 प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा होता है। और उसी शपथ ग्रहण समारोह में एक व्यक्ति भारत के गृह मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करता है। उस व्यक्ति का नाम होता है मुफ्ती मोहम्मद सईद। यह व्यक्ति जम्मू कश्मीर का रहने वाला होता है। श्रीनगर में इसका घर होता है। और इसके घर के ठीक बगल में बैठे हुए कुछ JKLF के आतंकी संगठन के कुछ आतंकी टेलीविजन पर इनके शपथ ग्रहण समारोह को देख रहे होते हैं। और मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा गृह मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण को देखते हुए उनके दिमाग में एक आइडिया आता, क्योंकि श्रीनगर में मुफ्ती मोहम्मद सईद के घर में उनकी बेटियां रहती थी, उनका परिवार रहता था और कोई बहुत बड़ा सुरक्षा नहीं था। एक सामान्य आदमी थे, नेता बन गए। JKLF के आतंकियों को लगता है कि कुछ बड़ा काम किया जा सकता है और 8 दिसंबर 1989 को भारत के गृह मंत्री की बेटी रूबिया सईद का अपहरण कर लिया जाता है आतंकियों के द्वारा। ये भारत के आतंकवाद के इतिहास में सबसे बड़ी घटना है। इसलिए सबसे बड़ी घटना है कि जिस देश में भारत के गृह मंत्री सुरक्षित नहीं हो, यार अमित शाह के घर में, हमारे प्रधानमंत्री के घर में, हमारे किसी बड़े नेता के घर में अगर कुछ गड़बड़ी हो तो बहुत बड़ी चीज है ना। गृह मंत्री की बेटी का, रूबिया सईद का अपहरण किया जाता है JKLF के आतंकियों के द्वारा और उसके बदले में कुछ आतंकियों को रिहा करवाया जाता है। उसके बदले में कुछ आतंकियों को रिहा करवाया जाता है। 5 आतंकियों के बदले में यह आतंकीवादी रूबिया सईद को छोड़ते हैं। यह आतंकवाद के इतिहास में बहुत बड़ी घटना। दिसंबर के पीरियड में, नवंबर दिसंबर, टीकालाल टपलू, नीलकंठ गंजू की हत्या, रूबिया सईद का अपहरण, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का मन बढ़ता है और वहां कश्मीरी हिंदुओं के साथ ढेर सारा मारपीट, ढेर सारा खून खराबा, उनकी हत्या, उनको भगाने का दौर शुरू होता है और लाखों की संख्या में कश्मीर के हिंदू कश्मीर घाटी छोड़कर के भाग चलते हैं। दिल्ली में उनको शरण दिया जाता है, जम्मू में कैंप लगा करके उनको उसमें ठहराया जाता है। जनवरी तक आते आते स्थिति नाजुक हो जाती है। परिणामतः 19 जनवरी 1990 को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। 19 जनवरी 1990 को जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। स्थिति खराब थी, राष्ट्रपति शासन लागू करना जरूरी था। जहां गृह मंत्री की बेटी का किडनैपिंग हो गया, तो बड़े नेताओं की हत्या हो गई और राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है तो इस राष्ट्रपति शासन में गवर्नर जगमोहन को बनाया जाता है। जगमोहन एक बहुत ही खतरनाक किस्म के गवर्नर के रूप में मान रहे हैं, जाने जाते रहे। बहुत सख्त, खतरनाक शब्द उचित नहीं है, लेकिन हम कहें तो बहुत सख्त, बहुत दृढ़ निश्चयी गवर्नर के रूप में जाने जाते रहे। माहौल तनावपूर्ण रहा। 19 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लगता है, जगमोहन गवर्नर बनाए जाते हैं और 20 जनवरी को इस राष्ट्रपति शासन के विरोध में लगभग 2 लाख लोग एकत्रित होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए भारतीय सेना वहां रहती है, चूंकि राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका था। ये लोग सेना पर पथराव करते हैं। ये लोग एकत्रित हो रहे थे कि जब चाहे तब भारत राष्ट्रपति शासन लगा दे रहा है, यहां पर अपना कंट्रोल ले रहा है, भारत भागो, वापस जाओ, हम नहीं रहेंगे भारत के साथ, कश्मीर के मुसलमान नहीं रहना चाहते हैं भारत के साथ, जनमत संग्रह कराया जाए, कश्मीरी हिंदुओं की लूटपाट आदि आदि। तो जनमत संग्रह की मांग पर राष्ट्रपति शासन के विरोध में 2 लाख लोग 20 जनवरी 1990 को एकत्रित होते हैं
और जब सेना पर पथराव करते हैं तो सेना फायरिंग कर देती है। जगमोहन फायरिंग का आदेश देते हैं और लगभग 100 से अधिक काश्मीरी मुस्लिम उस फायरिंग में मारे जाते हैं। 100 से अधिक, ये सरकारी आंकड़े। बहुत से लोग बहुत तरह के आंकड़े प्रेजेंट करते हैं कि इससे बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे, सैनिकों ने डेड बॉडी को भगा दिया, फेंक दिया था इधर उधर, वो अलग अलग बातें हैं। लेकिन हमारे सरकारी आंकड़े थे कि 100 से अधिक काश्मीरी मुस्लिमों उस फायरिंग में मारे जाते हैं। आप समझ सकते हो कि जब कोई मरता है ना, सही किया हो या गलत किया हो, मरने के बाद लोगों में एक इमोशनल शौक आता है। 100 लोग मरे तो 100 लोगों के परिवार के ही सदस्य हो गए होंगे। 4,000 लोगों ने जब अपने परिजनों को मरते हुए देखा होगा तो निश्चित रूप से उनके अंदर एक आग, एक उबाल आया होगा। जो मरे उनके हर के 2, 4, 5, 10 दोस्त भी रहे होंगे। तो सोचो कि 2, 3, 4, 5 हजार लोग, या फिर धार्मिक आधार पर वहां के मुस्लिमों में एक उबाल आता है। और इस घटना के बाद तो फिर और ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं के साथ हत्या और लूटपाट शुरू हो जाती है। ये एक फिल्म आई थी जिसमें इसी पीरियड के बारे में दिखाया गया था बच्चा, आपने देखा होगा। कश्मीरी हिंदुओं के साथ लूटपाट तेजी हो जाती है, हत्या तेज हो जाती है, ये लगातार बढ़ती है। सेना है, इसलिए सेना नियंत्रित करने का प्रयास करती है। और फिर मई 1920 वहां एक मौलवी फारूक नाम के नेता होते हैं और इनके नेतृत्व में फिर से 2 लाख कश्मीरी मुस्लिम भारत का खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं, जनमत संग्रह की मांग करते हैं, राष्ट्रपति शासन हटाने की मांग करते हैं। और जगमोहन इन पर भी फिर से फायरिंग करवा देते हैं और फिर से 100 से अधिक कश्मीरी मुस्लिमों की डेथ होती है इस फायरिंग में। सोच सकते हो कि जनवरी से लेकर के, या कहो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 89 से लेकर के मई, जनवरी तक ये पूरा का पूरा आतंक का काल होता है। पूरा कश्मीर घाटी जल रहा होता है। और पुलिस की फायरिंग में इतने लोगों के मारे जाने से ढेर सारे कश्मीर घाटी के युवा मुसलमान भागकर पाकिस्तान चले जाते और पाकिस्तान बाहें फैलाए खड़ा रहता है। पाकिस्तान की तो यही मंशा थी। पाकिस्तान तो चाह रहा था कि आपके घर में आग लगे और आप अपने घर को छोड़कर के हमारे घर में आए और फिर हम आपको यूज करेंगे। कश्मीर से लगी सीमा पर पाकिस्तान के आतंकी संगठन पाकिस्तान के सहयोग से ढेर सारे कैंप खोलते हैं और वहीं पर इन युवाओं को आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर हथियार पकड़ाकर, पैसा पकड़ाकर इनको कश्मीर में एंट्री करा दिया जाता है, घुसपैठ करा दिया जाता है। और ये आतंकी आकर के कश्मीर घाटी में आतंकी घटनाओं को अंजाम देना शुरू करते हैं। इस तरह से आतंकवाद कश्मीर में बहुत तेजी से फैलता है। स्थिति जब अनियंत्रित होने लगती है तो जुलाई 1990 में कश्मीर में आपसपा लागू कर दिया जाता है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, यह एक कानून है। हम लोग इसको पढ़ेंगे, हमारा एक टॉपिक भी है। इस कानून को 1957 में बनाया गया था और पहली बार इसको नागालैंड में लागू किया गया था। इस कानून के माध्यम से सेना को विशेष अधिकार दिया। भी सेना किसी के घर में घुस सकती है, तलाशी ले सकती है, किसी को गिरफ्तार कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। स्पेशल पावर दे दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सामान्यतः पुलिस फोर्स में इतना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है कि पुलिस मनचाहा काम नहीं कर पाती। तो सेना को फ्रीडम दिया जाए, अपने मन से काम करने का अवसर दिया जाए। आपसपा जब लागू होता है तो सेना खुल करके आतंकी संगठनों के विरोध में काम करती है। परिणामतः कई आतंकी संगठन, कई युवा जो उनसे समर्थन में थे उनको गिरफ्तारी होती है, कई युवा भागते हैं और पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत में आतंकी गतिविधियों को तेज करते हैं। ये 90 के दशक की महत्वपूर्ण घटना है। भारत में कश्मीर घाटी में आतंकवाद तेज हो जाता है बच्चा। इधर मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान अब केवल कश्मीर घाटी तक नहीं, कश्मीर घाटी में तो राष्ट्रवादी आतंकवाद चल ही रहा था। 89-90 में कश्मीर घाटी में मुस्लिम आतंकवाद, इस्लामी आतंकवाद भी शुरू हो गया, यानी धार्मिक आतंकवाद भी शुरू हो गया। अब भारत के अन्य क्षेत्रों में भी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास शुरू कर दिया जाता।
इस प्रक्रिया में पहला प्रयास होता है इलियास काश्मीरी के नेतृत्व में। इलियास काश्मीरी के नेतृत्व में बांग्लादेश में फूजी का एक गठन किया जाता है। फूजी, हरकतुल जिहाद अल इस्लामी, जिसका गठन पाकिस्तान में किया गया था अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। ये 92 की घटना है। क्योंकि मेरी बातों को ध्यान से सुनो, 89 में अफगानिस्तान से रूस चला गया। अमेरिका सारे आतंकी संगठनों को फंडिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि रूस को भगाना था। रूस चला गया तो अमेरिका को आतंकवादियों की जरूरत नहीं रह गई और सोवियत संघ का विघटन हो गया 90 तक आते आते। तो एक छत्र राज्य हो गया अमेरिका का। अब उसको किसी आतंकी संगठन की जरूरत नहीं थी। अमेरिका ने फंडिंग बंद कर दी। हमारे अफगानिस्तान के सारे आतंकवादी बेरोजगार हो गए। और ये आतंकवादी कहां रह रहे थे? पाकिस्तान में रह रहे थे। और सारे आतंकवादी पाकिस्तान में रह रहे हैं और ये बेरोजगार हो गए। पैसा आना बंद हो गया। पाकिस्तान ने इन्हीं आतंकवादियों को का मुंह भारत की तरफ कर दिया। अब ध्यान में आ रहा होगा, भारत की तरफ कर दिया। इस पीरियड में भारत में आतंकी गतिविधियों को तेज होने का एक बहुत बड़ा कारण था सोवियत संघ का विघटन, अफगानिस्तान से रूस की वापसी, आतंकी संगठनों की फंडिंग का बंद हो जाना, आतंकी संगठनों की अमेरिका द्वारा दी जा रही फंडिंग का बंद हो जाना, आतंकी संगठनों का बेरोजगार हो जाना। और अब भारत में उनको रोजगार के लिए नई संभावनाओं को खोला किसने? पाकिस्तान। 1992 में फूजी का गठन किया गया, हरकतुल जिहाद अल इस्लामी का गठन बांग्लादेश की इकाई के रूप में, कि बांग्लादेश में बेस बनाकर यह भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देगा। और यही नहीं, एट द सेम टाइम लश्कर ए तैयबा को यह जिम्मेदारी दी पाकिस्तान ने कि गो टू मुंबई में जाओ, डी कंपनी से दाऊद इब्राहिम से बात करो और अब भारत के अन्य क्षेत्रों में भी आतंकी हमला को अंजाम दो। 92 में ये सक्रियता पाकिस्तान की इसलिए बढ़ गई बच्चा, क्योंकि 92 में ही बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड हो गया था। भारत का पूरा माहौल सांप्रदायिक हो गया था। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता एकदम धीरे धीरे तेज हो गई थी। पाकिस्तान को तो अवसर चाहिए था। लश्कर ए तैयबा डी कंपनी से संपर्क करता है। लश्कर ए तैयबा डी कंपनी से संपर्क करता है और 12 मार्च 1993 को कश्मीर के अलावा भारत के अन्य क्षेत्रों में पहला आतंकी हमला को अंजाम दिया जाता है। मुंबई सीरियल बम विस्फोट कांड। 12 मार्च 1993 को मुंबई सीरियल बम विस्फोट कांड। 2008 में ताज पर मुंबई ताज हमला किया गया था, बट पहला हमला 1993 में, जिसके लिए टाइगर मेमन मेन एक्यूज इसके लिए बनाया गया हमारे दाऊद भाई साहब को, दाऊद इब्राहिम को। लश्कर ए तैयबा के सह पर, लश्कर ए तैयबा के साथ पहली बार दाऊद इब्राहिम की कंपनी टाई अप करती है। दाऊद इब्राहिम को भी अब आतंकी संगठन के रूप में चिन्हित किया जाता है इसी घटना के बाद, 12 मार्च 1993। इधर पाकिस्तान अब एक और गेम करता है, एक और प्लानिंग करता है इसी पीरियड में, कि जो अलग अलग ढेर सारे आतंकी संगठन काम कर रहे थे, इन आतंकी संगठनों को एकजुट किया जाए। और दूसरा, जम्मू कश्मीर की जमीन पर कुछ ऐसे नेता जो लोकतांत्रिक तरीके से आजाद कश्मीर की मांग करें, इन सब तरीके से नहीं। तो कुछ आतंकी संगठन हिंसा करेंगे और कुछ अलगाववादी नेता लोकतांत्रिक तरीके से आजाद कश्मीर की जब मांग करेंगे, तो कश्मीर घाटी के युवक जो हैं उनके फेवर में होते चले जाएंगे। एक जनमत का निर्माण होगा भारत के विरुद्ध। दोनों लेवल पर काम करना होगा। पाकिस्तान इस दोनों लेवल के लिए प्रयास करता है और इसी प्रयास में मार्च 1993 में पाकिस्तान का एक प्रयास होता है ऑन पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गठन, सैयद अली शाह गिलानी के नेतृत्व में।
सैयद अली शाह गिलानी के नेतृत्व में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गठन किया जाता है। यह एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें 26 भारत विरोधी संगठन भाग लेते हैं और इनका उद्देश्य होता है गैर हिंसक तरीके से आजाद कश्मीर की मांग। गैर हिंसक तरीके से आजाद कश्मीर की मांग। क्लियर है? एक स्टेप पाकिस्तान का ये, और एक लंबे समय तक गिलानी के नेतृत्व में वहां के लोग ही पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहे और आजाद कश्मीर की मांग करते रहे। पाकिस्तान से फंडिंग होती रही, वहां के लोगों को भड़काते रहे इस भड़का भारत के विरुद्ध। ये एक पाकिस्तान की सोची समझी रणनीति थी। दूसरी रणनीति थी जो 94 में पाकिस्तान ने अंजाम दिया कि सारे आतंकी संगठनों को एकजुट किया जाए। उसके पहले 93 में उसने एक प्लान किया कि एक आतंकी संगठन ऐसा हो जो केवल विदेशियों का अपहरण करे। अगर कश्मीर घाटी में इंग्लैंड के कुछ फॉरेनर्स टूरिस्ट के रूप में गए हो, उनका अपहरण कर दिया जाए, उनका हत्या की जाए, तो अपने आप कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। तो एक नवाज शरीफ जी यूएन में खड़ा होकर पाकिस्तान कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा तो बना ही रहे हैं। अगर कुछ आतंकी संगठन कश्मीर में घूमने वाले विदेशी पर्यटकों का अपहरण करने लगे, उनकी हत्या करने लगे, तो बड़ा क्लियर है कि कश्मीर घाटी विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा। कश्मीर घाटी विश्व के निगाह में आएगा। कश्मीर घाटी एक इंटरनेशनल इशू बनेगा। पाकिस्तान ने अपनी रणनीति का एक अगला स्टेप लिया अक्टूबर 1993 में। फजलुर रहमान द्वारा हरकत उल अंसार का गठन किया गया। यही 1997 में हरकत उल मुजाहिदीन बना। फजलुर रहमान वही था बच्चा जिसने हुजी का गठन किया था, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी। 1986 में 84 में पढ़ा ना, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का गठन करने वालों में फजलुर रहमान था। वही फजलुर रहमान, अब चूंकि वहां पर कोई काम नहीं रह गया था, सब बेरोजगार हो गए थे, पाकिस्तान के शाह पर हरकत उल अंसार का गठन किया। जब इसको हमारी सरकार ने बैन कर दिया, जब ये आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया, तो 1997 में इसी ने अपना नाम बदल दिया हरकत उल मुजाहिदीन। यूपीएससी ने हाल में प्रश्न पूछा था, ऊपा में जो नया संशोधन आया है, मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत पहले संगठन को बैन किया जाता था, प्रतिबंधित कर दिया जाता था, आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाता था। तो ये आतंकी क्या करते थे कि एक नया संगठन बना लेते थे और अपना काम जारी रखते थे। 2019 में ऊपा में जो अमेंडमेंट किया गया बच्चा, वो अमेंडमेंट इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए किया गया। और उस अमेंडमेंट में अब हो गया कि अब संगठन पर ही बैन नहीं लगेगा, व्यक्ति पर भी बैन लग सकता है। यानी फजलुर रहमान पर यदि बैन लग गया, आतंकी घोषित कर दिया गया, तो फिर अब वो कोई नया संगठन नहीं बना सकते। क्लियर? तो 93 में हरकत उल अंसार का गठन किया गया। इसी का नाम 1997 में हरकत उल मुजाहिदीन बना। और इनका क्या उद्देश्य था? इनका उद्देश्य था कश्मीर का पाकिस्तान में विलय। अब देखो, जितने आतंकी संगठन बन रहे हैं पाकिस्तान की सह से, अब आजाद कश्मीर के लिए नहीं बन रहे, उसके लिए केवल जेकेएलए मेन रहा। अब तो सब कश्मीर का पाकिस्तान में विलय, कश्मीर का पाकिस्तान में विलय, और इसके लिए कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना। इसके लिए कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना। इसी बीच 1994 में एक और घटना घटित होती है। एक आतंकी संगठन होता है अजहर मसूद। 1994 में अजहर मसूद कश्मीर में प्रवेश करता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1999 तक इसको जेल में रखा जाता है। 1999 तक इसको जेल में रखा जाता है और बाद में भारत के विमान का अपहरण किया जाता है और उसी के बदले में जेल से इनको रिहा करवाया जाता है। आपने सुना होगा, आगे हम लोग आएंगे। तो 94 में एक और घटना घटित होती है। आतंकी अजहर मसूद का कश्मीर में प्रवेश करने के दौरान गिरफ्तार और 99 में जेल में। और 94 में
जो पाकिस्तान की अपनी जो अंतिम रणनीति थी कि जो ढेर सारे आतंकी संगठन काम करें, इनको क्यों एक अम्ब्रेला के नीचे लाया जाए, एकजुट किया जाए। ढेर सारे पॉलिटिकल पार्टी और संगठन को एकजुट कर दिया गया अली शाह गिलानी के नेतृत्व में। अब ढेर सारे आतंकी संगठनों को एकजुट किया जाए। और पाकिस्तान का सबसे प्रिय आतंकी कौन था? सैयद सलाहुद्दीन। उसी के नेतृत्व में एक नया संगठन बनाया गया मई 1994 में, सैयद सलाहुद्दीन के नेतृत्व में यूनाइटेड काउंसिल जिहाद काउंसिल। इसमें लश्कर तैयबा, हरकतुल अंसार यानी बाद में हरकत मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सभी रहे। इसमें 15 आतंकी संगठनों का एक महासंगठन बनाया गया। पाकिस्तान अब बैक में खड़ा है और व्यापक तरीके से अपना काम आगे बढ़ा रहा है। अब केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं, पाकिस्तान के टारगेट में पूरा भारत है। भारत के किसी भी क्षेत्र में आतंकी हमला को अंजाम देना है। भारत में भी अब आतंकी संगठनों को बनवाना है, केवल जम्मू कश्मीर में नहीं। इंडियन मुजाहिदीन आया, सिमी का एक नया रूप आया। आतंकवाद पढ़ेंगे तो थोड़ा और एक टॉपिक है ना हम लोगों का, टेररिज्म, वहां पर अब हम इन सब चीजों को कोरिलेट करेंगे। अभी तो कश्मीर में फोकस्ड है, ठीक है। मई 1994 में घटना घटी और 94 में एक और घटना घट गई। बच्चा JK-LF के 2 नेता यासीन मलिक, मकबूल भट्ट तो फांसी पर चढ़ गए थे 84 में, यासीन मलिक और अमानुल्लाह खान। अब ये दोनों नया रूप लेते हैं। सोचो, ये टेररिस्ट थे, अब ये आत्मसमर्पण करते हैं, सीज फायर करते हैं, घोषणा करते हैं और अब कहते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से हम कश्मीर की आजादी की मांग करेंगे। अली शाह गिलानी का नेतृत्व था ही, अब ये भी आत्मसमर्पण करके नेता बनने में लग जाते हैं। अब एक तरफ ढेर सारे संगठन पाकिस्तान से फंडिंग के आधार पर कश्मीर घाटी में लोगों को मोबिलाइज करने में लगते हैं भारत के खिलाफ, और कश्मीर की आजादी को लेकर के अहिंसक तरीके से आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना, लोकतांत्रिक तरीके से आजाद कश्मीर की मांग में लग जाते हैं। क्योंकि जब तक जनमत नहीं होगा तब तक आतंकी संगठनों का भी प्रयास सफल नहीं होगा। तो दूसरी तरफ ढेर सारे आतंकी संगठनों को एकजुट किया जाता है और उनको एक डायरेक्शन के तहत भारत ही नहीं, कश्मीर घाटी ही नहीं, भारत के अन्य क्षेत्रों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए डायरेक्शन दिया जाता है और प्रयास शुरू हो जाता है। ये बच्चा 94 की घटना है। 94 के बाद कश्मीर में राष्ट्रपति शासन खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि आप सफा लगाया गया था। सारे लोग अब जमीन पे आ जाते हैं। बहुत बड़ा आतंकी हमला नहीं, अब बड़े सुनियोजित तरीके से आतंकवाद को फैलाने और वहां के लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास शुरू किया जाता है। सेना को पावर मिला रहता है, तो सेना के इस आपसपा के कारण ढेर सारा आतंकवाद कंट्रोल में आता है और लगता है कि नहीं, सरकार को अब राष्ट्रपति शासन खत्म करना चाहिए और वहां पर डेमोक्रेसी बहाल करना चाहिए। परिणामतः 95 में वहां चुनाव होता है और लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है। 95 से लेकर के 99 तक का काल शांति का काल होता है। इस पीरियड में कोई आतंकी घटनाएं घटित नहीं होती है, लेकिन 99 में एक आतंकी घटना घटित होती है। 98 में 95 तक राष्ट्रपति शासन, 96 में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होती है और आतंकी गतिविधियां लगभग कम हो जाती है। बट थोड़ा हिंसक आतंकवाद तो चलता ही रहता है जम्मू कश्मीर में, शुरू से आज भी चल रहा। ये 93 से 99 तक की घटना। इधर भारत का एक प्रयास होता है पाकिस्तान के साथ संबंधों को अच्छा किया जाए। 1999 में भारत में एक लाहौर समझौता किया जाता है। एक अच्छा प्रयास था लाहौर समझौता, ये 99 की घटना है। भारत खुश होता है कि शायद पाकिस्तान के साथ अच्छा संबंध बने, लेकिन इधर लाहौर समझौता होता है और उधर पाकिस्तानी सैनिक कारगिल में घुसपैठ कर देते। भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध होता है भारतीय सेना के साथ, और फिर भारतीय सेना कारगिल युद्ध के माध्यम से वहां के सैनिकों को भगाने में सफल होती है। तो बताने की जरूरत नहीं है कि हमने प्रयास किया बार बार पाकिस्तान के साथ अच्छा संबंध बनाने का, लेकिन पाकिस्तान ने उसका जवाब नहीं दिया ठीक से।
क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार पर भी कहीं ना कहीं सेना का और धार्मिक कट्टरपंथियों का नियंत्रण बना रहा। मैंने पहले भी पाकिस्तान के सिनेरियो को समझाने का प्रयास किया था। इधर दिसंबर 1999 में, 99 का अंतिम महीना और दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण किया जाता है और उसके बदले में अजहर मसूद को रिहा करवाया जाता है। 94 से लेकर के 99 तक अजहर मसूद तिहाड़ जेल में रहते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा। तिहाड़ जेल में रहते हैं। और उसी समय बनारस का एक अपराधी आफ्ताब अंसारी तिहाड़ जेल में कैद होता है। उसकी मुलाकात जेल के अंदर ही अजहर मसूद से होती है और अजहर मसूद कहते हैं कि मैं आपको हथियार दूंगा, आप उसका तस्करी करो। और हथियार तस्कर के रूप में आफ्ताब अंसारी एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप में उभरता है। संगठित अपराध पढ़ाते समय मैं कोरिलेट करूंगा, आप ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। असद मसूद रिहा होते हैं और रिहा होते ही अब पुराने अपने संगठन में नहीं जाते हैं, बल्कि 2000 में यह एक अपना नया आतंकी संगठन बनाते हैं, जैसे मोहम्मद। जैसे मोहम्मद का नाम आपने सुना होगा। भारत में कई आतंकी हमलों में इस संगठन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज के डेट में हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद, हाफिज सईद, अजहर मसूद और सैयद सलाहुद्दीन, ये 3 प्रमुख आतंकी संगठन रहे हैं जो आज भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द रहे हैं या हैं बने हुए। और इस संगठन का उद्देश्य भी है कश्मीर का पाकिस्तान में विलय। 2001 फिर से हमारे अटल जी प्रधानमंत्री होते हैं और भारत पाकिस्तान के साथ फिर से एक अच्छा संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। परवेज मुशर्रफ भारत आते हैं। आगरा शिखर सम्मेलन होता है 2001 में, लेकिन ये शिखर सम्मेलन सफल नहीं होता है। परवेज मुशर्रफ ऑलरेडी तख्ता पलट करके आए थे, सैन्य शासन के बाद आए थे, बाद में सत्ता में आ जाते हैं। इस तरह से 2001 तक की कहानी चलती है। बट 2001 में एक और वैश्विक घटना घटित होती है बच्चा, और वो वैश्विक घटना है 9/11 की घटना। 11 सितंबर 2001 को विश्व का एक प्रमुख आतंकी संगठन, या कहो तो इस घटना के बाद वो बहुत बड़ा प्रमुख बन गया, अल-कायदा, उसामा बिन लादेन की आतंकियों द्वारा अमेरिका के वर्ल्ड टावर सेंटर पर आतंकी हमला किया जाता है। जहाज को टकरा दिया जाता है। 3000 से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। यह विश्व का एक बहुत बड़ा आतंकी हमला माना जाता है, वो भी अमेरिका के ऊपर। और ये वही आतंकी संगठन था जिसके हथियार से लेके पैसे पहले अमेरिका से आते थे। क्योंकि उस समय अमेरिका इनको फंडिंग इसलिए करता था क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट था, पाकिस्तान के माध्यम से फंडिंग करता था क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट था अफगानिस्तान में रूस को भगाना। अब वो इंटरेस्ट नहीं रहा, फंडिंग बंद हो गई, और यही आतंकी संगठन 9/11 की घटना को अंजाम देता है। और इस आतंकी संगठन के खिलाफ ही नहीं बल्कि अमेरिका तिलमिलाता है और पूरे टेररिज्म के खिलाफ एक युद्ध का ऐलान करता है। इस कॉल वार ऑन टेरर। इस कॉल वार ऑन टेरर। पूरे विश्व में जहां जहां आतंकी संगठन के बैंक अकाउंट थे, सीज कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है। हर जगह पर अमेरिका इन आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करता है। जो आतंकी संगठनों को शरण देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करता है, पाकिस्तान को छोड़कर। ध्यान से सुनो, क्योंकि सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान ही था। वार ऑन टेरर। हालांकि इसका असर तो पड़ता है, पाकिस्तान पर भी असर पड़ता है, कमी आती है। विश्व आतंकवाद पर इसका असर पड़ता है, पूरे वर्ल्ड टेररिज्म में कमी आती है आफ्टर 9/11, और इसका असर भारतीय आतंकवाद पर भी पड़ता है। और धीरे धीरे भारत में ही नहीं बल्कि कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आती है। लेकिन भारत के अन्य क्षेत्रों में आतंकवाद जारी रहता है बच्चा। 2-3-4 साल बाद फिर से आतंकी घटनाएं तेज हो जाती है। मुंबई आतंकी हमला, कई आतंकी हमले अंजाम दिए जाते हैं। बट जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे आतंकी घटनाओं में कमी आती है
और लगभग 2008 तक आते आते जम्मू कश्मीर काफी हद तक शांत हो जाता है। पर 2008 में, अब मैं 2008 में आ गया बच्चा, अब 2008 में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और वहां की पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर, बीजेपी और वहां के पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनने लगती है। और वहीं पर एक पॉलिटिकल पार्टी होती है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीडीपी। ये मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी होती है पीडीपी। पीडीपी के साथ कांग्रेस मिलकर सरकार बनाती है जम्मू कश्मीर में। तय होता है कि 6 महीना कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री रहेंगे और 6 महीना पीडीपी के मुख्यमंत्री रहेंगे। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद होते हैं। शुरुआत पीडीपी के नेता से होता है और पीडीपी सत्ता में आते ही पहला काम करती है कि श्राइन बोर्ड की जमीन, पीडीपी 2008 के बाद पहली घटना, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जमीन पीडीपी वापस ले लेती है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड एक संगठन है जो अमरनाथ यात्रियों का प्रबंधन करता है। जो भी हमारे हिंदू धर्मावलंबी अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो यह जो बोर्ड है अमरनाथ श्राइन बोर्ड, इनका यात्रा का प्रबंधन करता है। इनको फंडिंग होती है और सरकार ने इनके लिए कुछ जमीनें दे रखी थी कि अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे। पीडीपी सत्ता में आती है तो अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जमीन वापस ले लेती है। हिंदू इसका विरोध करते हैं। इसके विरोध में हिंदू सड़क जाम करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। उस समय कांग्रेस का समर्थन होता है, कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है पर समर्थन है, मिलीजुली सरकार है। पब्लिक विरोध करती है और जब कांग्रेस की बारी आती है, मुख्यमंत्री जब कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद बनते हैं तो फिर वो भूमि वापस कर देते हैं। पीडीपी ने जमीन वापस ली थी अमरनाथ श्राइन बोर्ड की, गुलाम नबी आजाद वापस कर देते हैं हिंदुओं के फेवर में जाकर के। तो पीडीपी अपना समर्थन वापस ले लेती है और राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इस समय मामला फिर से थोड़ा सा गंभीर हो जाता है। जब पीडीपी ने जमीन वापस ली थी तो हिंदुओं ने प्रदर्शन शुरू किया था और हिंदुओं ने प्रदर्शन करके जम्मू श्रीनगर मार्ग को बंद कर दिया था। अब जम्मू श्रीनगर मार्ग बंद होने का मतलब होता है बच्चा की कश्मीर घाटी का जितना भी सेव है वो उसी मार्ग से आता है। समझ में आ रहा मेरी बात? मार्ग बंद होने का मतलब है कि सारा व्यापार बंद हो जाना, कश्मीर घाटी में ही उनका सेव सड़ जाना। जब व्यापार बंद होने लगा, कश्मीर घाटी में उनका व्यापार वहीं का वहीं रुक गया, ट्रक जाम होने लगा, सड़कें बंद हो गई, तो कश्मीर घाटी के मुसलमान फिर से एकजुट हुए, सड़क पर आए और उन्होंने एक नारा दिया, मुजफ्फराबाद चलो। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का एक पार्ट है, नाम सुना होगा आपने। मुजफ्फराबाद चलो। कश्मीर घाटी के मुस्लिमों ने कहा हम लोग मुजफ्फराबाद के साथ व्यापार करेंगे अगर भारत में सामान नहीं जाने दिया जाता है। भीड़ उग्र थी, पुलिस फायरिंग होती है, फिर से कुछ मुस्लिम मारे जाते हैं, फिर से तनाव बढ़ता है और जैसे ही तनाव बढ़ता है तो गिलानी टाइप के जो अलगाववादी नेता हैं वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं, आतंकी संगठन फिर से एक्टिव हो जाते हैं, फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने का प्रयास किया जाता है। बट तत्काल, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लग गया था, आपसपा लग गया था, तत्काल चीजें नियंत्रित हो जाती है। ये एक झटका था अगस्त 2008 में। एक साल तक राष्ट्रपति शासन रहता है, फिर जनवरी में 2009 में चुनाव होता है और जम्मू कश्मीर में शांति बहाल होती है। शांति बहाल इस हद तक हो जाती है कि 2012 में उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अब जम्मू कश्मीर शांत है, आपसपा हटा लिया जाए। आपसपा की कोई जरूरत नहीं है, सेना को स्पेशल पावर एक्ट देने की जरूरत नहीं है। ये 2009 तक कहानी चलती है। 9 के बाद 12 में आपसपा हटाने की मांग होती है। 13-14 जम्मू कश्मीर एक शांति के दौर से गुजर रहा है। आतंकी संगठन हल्का फुल्का कुछ कुछ कर रहे हैं, आम जनता डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लग चुकी है, बट आग अभी बचा हुआ है।
मई 2014 भारतीय राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत होती है और प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है और नरेंद्र मोदी की निरंतर अध्यक्षता में सरकार का गठन किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ जी को भारत में आमंत्रित किया जाता है। दक्षिण के अन्य नेता भी आते हैं, नवाज शरीफ को भी विशिष्ट अतिथि के रूप में इनवाइट किया जाता है। नवाज शरीफ शपथ ग्रहण समारोह में भारत आते हैं। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान के साथ अभी नए नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो निश्चित तौर पर अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को अच्छा करने का प्रयास करते हैं, बट देखो फितरत नहीं बदलती है बच्चा। कहा जाता है कि जो आदत है वो थोड़ी बदलेगी। मई में रबड़ी मलाई खाकर के नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान जाते और सितंबर 2014 में यूनाइटेड नेशन में जाकर के फिर से कश्मीर मुद्दे को उठा देते। यमुना समझौते में तय हुआ था कि कश्मीर मुद्दे को नहीं उठाएंगे, चलो पहले आप उठाते रहे आप लोग, लेकिन जब हम अच्छा संबंध बनाने की दिशा में अग्रसर हुआ है भारत, तो फिर आपको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। यूएन में जब कश्मीर मुद्दा को उठाते हैं, वहीं से के साथ संबंधों में फिर से कटुता आ देती है। उसी सितंबर में भारतीय प्रधानमंत्री को भी ईवन में बोलने का मौका मिलता है और भारतीय प्रधानमंत्री जमकर पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को इसके लिए कटघरे में खड़ा करते हैं। संबंधों में कटुता आती है। फिर कई जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का आमना सामना होता है, लेकिन बेरुखी रहती है संबंधों में। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में थोड़ा दरार आता है। इधर दिसंबर 2014 में, अब थोड़ा सा सिनेरियो देखो, दिसंबर 2014 में जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है। जितने भी कट्टरपंथी थे, अलगाववादी थे, गिलानी टाइप के लोग थे, सैयद सलाहुद्दीन टाइप के लोग थे, ये आह्वान करते हैं कि आम जनता चुनाव में भाग न ले, चुनाव का बहिष्कार करे। लेकिन आश्चर्य की बात, आम जनता की जमकर चुनाव में सहभागिता होती है, भारी मात्रा में मतदान होता है। इसका मतलब है कि आम जनता डेमोक्रेसी चाह रही है, इसका मतलब है कि आम जनता शांति चाह रही है, इसका मतलब है कि आम जनता जम्मू कश्मीर के आतंकवाद से ऊब चुकी है। आम जनता का लोकतंत्र के प्रति विश्वास, आम जनता का लोकतंत्र में सहभागिता को देखकर अलगाववादी नेता तिलमिला जाते हैं। अलगाववादी नेता तिलमिला जाते, बेचैन हो जाते। अब पाकिस्तान को लगने लगता है कि कुछ नई रणनीति बनाई जानी चाहिए। आतंकी संगठनों को लगता है कि कुछ नई रणनीति बनाई जानी चाहिए। कश्मीर घाटी के मुसलमान तो अब डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। कश्मीर घाटी के मुसलमान तो अब भारत की तरफ जा रहे हैं। कश्मीर घाटी के मुसलमानों का भारत और भारत की सरकार पर भरोसा बढ़ रहा। अगर ऐसा हो गया तो फिर हमें कौन पूछेगा? अलगाववादी नेताओं को कौन पूछेगा? आतंकी संगठनों को कौन पूछेगा? पाकिस्तान का पूरा योजना फ्लॉप हो जाएगा। पाकिस्तान के नेतृत्व में अलगाववादी आतंकी संगठन इस पर विचार करते हैं कि कैसे कश्मीर की जनता को भारत के अगेंस्ट भड़काया जाए। अब इनको लगता है कि गिलानी जैसे बूढ़े नेता के बस में नहीं है। जमाना काफी आगे आ चुका है, सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, फेसबुक का दौर आ चुका है, यूट्यूब का दौर आ चुका है। अब कुछ युवाओं को सामने लाना चाहिए, युवाओं को सामने लाना चाहिए। और इसी योजना के तहत दिसंबर 2014 में, जस्ट चुनाव के बाद बच्चा, दिसंबर 2014 में हिजबुल मुजाहिदीन का एरिया कमांडर के रूप में एक युवा को चयनित किया जाता है, बुरहान बानी। बुरहान बानी एक यूथ होता है, बुरहान बानी एक पढ़ा लिखा यूथ होता है, बुरहान बानी आज के सोशल मीडिया वाला यूथ होता है, नौजवान होता है, हैंडसम स्मार्ट होता है। पाकिस्तान या हिजबुल मुजाहिदीन को लगता है कि बुरहान बानी युवाओं को मोबिलाइज कर सकता है।
पाकिस्तान की जनता जिस तरीके से भारत की तरफ जा रही है उसको रोकना होगा, और एक युद्ध ही रोक सकता है आज के युवाओं को, कश्मीर घाटी के युवाओं को। जिस तरीके से पाकिस्तान आ रहा मन में, विचार में, कश्मीर घाटी के जिस तरह से लोग भारत की तरफ जा रहे हैं उनको रोकना होगा, और एक युद्ध रोक सकता है। गिलानी टाइप के वृद्ध नेता नहीं रोक सकते। इसीलिए एक बड़ा सक्रिय युवक को, बुरहान वानी को एरिया कमांडर नियुक्त किया जाता है, और बुरहान वानी के नेतृत्व में कश्मीर घाटी में फिर से एक आतंकवाद का नया दौर शुरू होता है। बुरहान वानी सबसे पहले तो हथियारों के साथ, AK-56 के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपना फोटो शेयर करता है, फेसबुक में लिखता है कि मैं तो अपने देश के लिए मरने निकला हूं, अगर आप में भी जज्बा है तो आप हमारे साथ हो सकते हैं। इस तरह के कुछ बातें लिख करके वो युवाओं का हीरो बनता चला जाता है। ढेर सारे जुआ नहीं, लेकिन बहुत सारे जुआ उसके बहकावे में आकर गुमराह होते चले जाते। फिर से पाकिस्तान के कुछ युद्ध जो बुरहान वानी के लीडरशिप में गुमराह होते हैं, वो भारत के विरोध में सोच विकसित करने लगते हैं। ये कहानी दिसंबर 2014 की होती है। जनवरी 2015, 16, 17, 18, जनवरी 2015, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध गड़बड़ रहते हैं। मैंने पहले ही बताया, कई मंच पर दोनों मिलते हैं, दो तरफ मुंह करके, बट फिर भारत को लगता है कि नहीं, एक राउंड और पाकिस्तान के साथ अच्छा संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। दिसंबर 2015 में अचानक ऑफिशियल यात्रा नहीं, पारिवारिक यात्रा, भारतीय प्रधानमंत्री पाकिस्तान पहुंच जाते। मीडिया में बहुत तेजी से छापा जाता है कि अचानक बिना किसी योजना के भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान पहुंच गया, वो भी घरेलू फंक्शन में। नवाज शरीफ के यहां, भारत के नेताओं के यहां वो जाकर के मिलते हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री का पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने का एक और प्रयास होता है। हमारे प्रधानमंत्री वापस आते हैं, बातें अच्छी होती है, आगे संबंध सुधारने पर बल दिया जाता है, मिलकर द्विपक्षीय वार्ता करने पर बल दिया जाता है जो बंद हो गया था। सुषमा स्वराज फिर जाती हैं। तय होता है 16 जनवरी 2016 को भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे। वहां के विदेश सचिव और वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर के द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, सियाचिन के मुद्दे पर, सरक क्रीक के मुद्दे पर और भारत पाकिस्तान के साथ संबंधों को अच्छा करने की दिशा में एक और सकारात्मक प्रयास किया जाएगा। ये तय होता है, बट इस तय होने के बीच में एक और घटना घटित होती है। तय होने के बीच में जो घटना घटित होती है बच्चा, और वो घटना है 2 जनवरी 2016 को पठानकोट आतंकी हमला। इसमें हमारे भारत के 7 जवान शहीद हो जाते हैं। भारत तिलमिला जाता है। एक तरफ हम संबंधों को अच्छा करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, द्विपक्षीय वार्ता को आगे बढ़ाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकी हमला कर रहा है। बट बच्चा 2016 का काल है, हम संबंध को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा बहक जाओगे तो सीपेक समझौता हो चुका होता है, चीन पाकिस्तान में एंट्री कर चुका होता है, भारत चीन का विरोध कर चुका होता है, अब पूरा सिनेरियो बदल रहा होता है। भारत पाकिस्तान के बात जो है अमेरिका के साथ होता जा रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी गोद से उतार दिया है, पाकिस्तान चीन के गोद में जाकर बैठ गया है, अमेरिका की गोद से उतर करके। तो विश्व का परिदृश्य भी बदल रहा होता है। इसलिए 2 जनवरी की पठानकोट हमला ने भारत को फिर से एग्रेसिव कर देता है, और भारत फिर दृढ़ निश्चय हमारे प्रधानमंत्री लेते हैं कि अब पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी। अब तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया किया जाएगा। हमारी सरकार इमीडिएट 2016 में पठानकोट हमला के बाद से ही जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट को तेज करती है। इतनी तेज कि 8 जुलाई 2016 को बुरहान वानी मारा जाता है। लेकिन तब तक तो बुरहान वानी कश्मीर के युवाओं का हीरो बन चुका था। 9 जुलाई को बुरहान वानी की 100 यात्रा निकलती है और हजारों की संख्या में भीड़ चली जाती है,
और भारतीय सैनिकों पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। भारतीय सैनिकों पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और फिर भारतीय सैनिकों को नियंत्रित करने के लिए एक यहां जबरदस्त हिंसा का माहौल होता है। यह हिंसा जो 9 जुलाई 2016 से शुरू होती है बच्चा, अप्रॉक्स पूरा जुलाई अगस्त तक चलती है, लगभग 2 महीने, 31 अगस्त 2016 तक चलती है। 31 अगस्त 2016 के बाद कुछ ठंडी होती है और इस हिंसा में 70 लोग मारे जाते हैं, लगभग 11,000 लोग घायल होते हैं। इसी को फोकस करके एक प्रश्न पूछा गया है, आपने ध्यान दिया होगा जब मैं प्रश्न आपको दिखा रहा था तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इस पर फोकस्ड। जहां भी इस तरह के विद्रोह ग्रसित, विप्लव ग्रसित क्षेत्र है, जहां जनता उनके साथ है, वैसे परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए। कश्मीर के युवा इन भारत के खिलाफ बुरहान वानी के फेवर में ढेर सारे आ जाते हैं, लेकिन बाद में रिपोर्ट आता है कि इन युवाओं को पैसा देकर लाया गया था, इन पत्थरबाजों को पैसा देकर लाया गया था और फंडिंग हमारी एनआईए जब जांच करती है तो पता चलता है कि फंडिंग पाकिस्तान से हुई थी। 2 महीने तक पूरा कश्मीर जलता है बच्चा और भारत कश्मीर में होने वाली इस हिंसा को, जिसके लिए निश्चित तौर पर पाकिस्तान उत्तरदायी था, भारत तिलमिला जाता है और फिर हमारे प्रधानमंत्री की एक एग्रेसिव दौड़ शुरू होती है। बच्चा जो 2019 में 370 को खत्म करने की पृष्ठभूमि है, कहीं ना कहीं ये 2 महीने की कश्मीर हिंसा की घटना रही है। यह घटना हिला देती है हमारी सरकार को और पहली बार हमारी सरकार, अभी तक आजादी के बाद से कोई सरकार इस तरह का काम नहीं करती है, पहली बार 15 अगस्त 2016 को, वो अगस्त का पीरियड था, 31 अगस्त तक हिंसा चलती है, उसी हिंसा के पीरियड में कश्मीर में जो हिंसा चल रही होती है, 15 अगस्त 2016 को हमारे भारतीय प्रधानमंत्री लाल किला से एक ऐसी बात बोलते हैं जो अब तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बोली। हमने शिमला समझौते में ही नहीं, बल्कि हमने तो 1 जनवरी 1949 को होने वाले समझौते में ही सीज फायर लाइन को स्वीकार कर लिया था, एलओसी को स्वीकार कर लिया था और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे हमारी सरकार कभी दावा नहीं करती थी। पाकिस्तान हमारे जम्मू कश्मीर पर दावा करता रहता था और डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहता था। जब हमने शिमला समझौता किया तो शिमला समझौते में भी हमने तय किया कि दोनों देश एलओसी का सम्मान करेंगे, दोनों देश एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, टांग नहीं अड़ाएंगे, लेकिन बार बार पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में या अन्य मंचों पर कश्मीर के मुद्दे को उठाता रहा। शिमला समझौते का उल्लंघन बार बार पाकिस्तान ने किया, लेकिन भारत सरकार ने कभी नहीं किया। पहली बार 15 अगस्त 2016 को हमारे भारतीय प्रधानमंत्री ललकार कर बोलते हैं कि अब बहुत हो गया, अब हमें पीओ के भी चाहिए और हमें सीओ के भी चाहिए। भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर नहीं है, याद करो। पहली बार 1955 में गोविंद बल्लभ पंत भारतीय गृह मंत्री ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। 15 अगस्त 2016 को भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और चीन ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का अभिन्न हिस्सा है, ये भारत को मिलना चाहिए। अवैध तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा जमा रखा है, अवैध तरीके से चीन ने कब्जा जमा रखा है। ये डिफेंसिव शॉट नहीं था बच्चा, ये ऑफेंसिव अप्रोच था। पड़ोसी देशों के साथ संबंध या अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक नया दौर, नया रूप जो हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू किया। और यही नहीं, इस लाल किला से पहली बार बलूच मुद्दे को उठाया कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के लोगों पर जुल्म कर रही है, वहां के लोगों की हत्याएं कर रही है। मानवाधिकार के नाम पर बलूच मुद्दे को भारतीय प्रधानमंत्री ने उठाया। बलूच मुद्दे को आज तक विश्व के किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं उठाया था। बलूच के लोगों के ऊपर पाकिस्तान का सेना अत्याचार कर रही थी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के कोई देश बोल नहीं रहा था।
बलूच को लीड करने वाले नेता यूके में रह करके बलूचिस्तान के आंदोलन को नेतृत्व दे रहे थे, लेकिन यूके की गवर्नमेंट ने भी कभी इस पर कुछ नहीं बोला था। जैसे ही भारतीय प्रधानमंत्री ने बलूच मुद्दे को उठाया, वहां के लोगों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की, पाकिस्तानी सेना द्वारा होने वाले जुल्म को इंगित किया, हजारों की संख्या में बलूचिस्तान के लोगों का धन्यवाद हमारे भारतीय प्रधानमंत्री को मिला। ये पहली बार हमारी समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच किसी अन्य देश के लोगों ने उठाया, भारतीय प्रधानमंत्री ने उठाया। बट ये भारत पाकिस्तान संबंधों का एक ऐतिहासिक बदलाव था बच्चा। अभी तक भारत पाकिस्तान के साथ जो हमारी विदेश नीति थी, उस विदेश नीति में एक ड्रास्टिक चेंज दिखाई देता है 15 अगस्त 2016 को। 31 अगस्त तक जम्मू कश्मीर की हिंसा कम होती है। 4-5 सितंबर 2016 को बच्चा टाइम हो गया, इसलिए हम आज इतना ही रखते हैं। 10 मिनट का क्लास है और इसके बाद प्रबंधन हम आ जाएंगे। तो कल हम प्रबंधन कर देंगे। प्रबंधन करेंगे तो हाल के डेट में एक रावी वाली कहानी भी आप सुन रहे होंगे, जिसको कि हम वाटर स्ट्राइक के नाम से जान रहे हैं, ठीक है, या वाटर सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जान रहे हैं। सिंधु जल विवाद, थोड़ा सा ब्रीफ मैं कल उसको करूंगा और कल मैं यहां वाला कहानी आपको खत्म कर दूंगा। मुझे लग रहा था कि आज खत्म हो जाएगा, लेकिन आज खत्म नहीं हुआ। तो आज मैं यही विदा लेता हूं आप लोगों से। ये क्लास आपका 2 घंटा पूरा हो गया। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ कहानी आपको समझ में आ रही होगी। एक ऐसी जगह पर खड़ा होकर के हम लोग जिस कहानी को आज कह रहे हैं बच्चा, ये कहानी आपके आगे के हर पहलू को समझने में मदद करेगी। ओके, सो थैंक यू। आज के लिए आप लोगों का क्लास भी है 2:45 से। कल हम लोग मिलते हैं, कल नहीं, कल तो संडे है, परसों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ और आगे की यात्रा हम लोग आगे बढ़ाएंगे और फिर इस एपिसोड को हम लोग फिनिश करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा हो गया आपका, बट लंबा हो गया तो ये ज्ञान आपको हर जगह यूज होगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको मैंने पढ़ाया हो और उस पर पूछा गया प्रश्न हो, क्योंकि क्वेश्चन को देख करके जब आप पढ़ते हो तो रेंज आपका बढ़ जाता है। और जैसे ही सिलेबस को खत्म कराना है, सिलेबस को खत्म कराना है, सिलेबस को पूरा कराना है, इस सोच के साथ हम पढ़ाते हैं ना, तब तो फिर फटाफट सिलेबस को खत्म कराया जाता है। सो आज के लिए थैंक यू। कल नहीं, परसों हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।